मेरे प्रिय मित्रों, मैं कोई प्रोफेशनल यूट्यूबर नहीं हूँ, लेकिन आज एक वीडियो मैं बनाने जा रहा हूँ और यह वीडियो मेरे बचपन के एक ख्वाब से संबंधित है। जब मैं बच्चा था तो आज जो मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ, यह उसी समय का एक स्वप्न था। और जब मैं लोगों को सुनाया करता था तो लोग गंभीरता से सुनते नहीं थे और बच्चा कह करके टाल देते थे। कुछ लोगों ने कहा कि अगर यह स्वप्न पृथ्वी पर लागू हो जाए तो जो स्वर्ग की कल्पना हमारे धर्मों में है, चाहे हेवन की कल्पना हो चाहे जन्नत की कल्पना हो, वह स्वर्ग या जन्नत या हेवन पृथ्वी पर ही हो जाएगा। ऐसा कुछ लोगों का मैंने सुनने के बाद ऐसा कल्पना था। मैं उसके लिए प्रयास भी करता रहा और बड़ा ऊहापोह की स्थिति में गुजरा। और ये जो स्वप्न जो दिमाग में आया, जो हमने देखा, वह हम लोगों ने जीवन में जो कष्ट झेला था देहात में रह करके, उस कष्ट से निवृत्ति पाने के उद्देश्य से ये ख्वाब हम लोगों ने देखा था, हमने देखा था। हम एक प्योर देहाती क्षेत्र में रहने वाले परिवार में से थे। कहीं पर रोड नहीं था। उसमें लगभग 70 के आसपास की बात है और पीछे 60-70वीं दशक कह सकते हैं, उस समय की बात है। हम रोड नहीं था, गांव में एक स्कूल था, मिट्टी का दीवार था, फूस का छप्पर था। एक टीचर, मेरे पिताजी ही शिक्षक हुआ करते थे और उसी विद्यालय में 3 क्लास तक पढ़ा। वहाँ से 8 किलोमीटर दूर कच्ची रोड से चल करके जाना पड़ता था मिडिल स्कूल। तो 3 क्लास के बाद 4-5 नहीं गए थे स्कूल, केवल स्कूल में नाम था और क्लास प्रमोशन हो जाता था, बाबूजी घर पर ही पढ़ाते थे। 7 क्लास में हम लोगों के समय एक रूरल स्कॉलरशिप हुआ करता था। तो उस स्कॉलरशिप में मैं चयनित हुआ था। ब्लॉक लेवल पर 2 विद्यार्थियों का चयन होता था क्लास 7 में। तो उसके बाद शहर के विद्यालय में पढ़ने का मौका मिला। लेकिन वो जो पढ़ने के क्रम में जो कष्ट होता था, 10 किलोमीटर 12 किलोमीटर चल करके बस पकड़ते थे, ट्रेन भी वैसा ही दूरी पर रहता था। बहुत बार ऐसा होता था, एक हाथ में चूड़ा का थैला, एक हाथ में चावल का थैला लेकर के जाते थे। तो बड़ा कष्टकर जीवन था। मैं अक्सर ये सोचा करता था कि इन कष्टों से कैसे मुक्ति मिल सकती है। आज़ादी की लड़ाई, बच्चा क्लास में जो हिस्ट्री में सिलेबस था 7 क्लास में, तो आज़ादी की लड़ाई में कि जो संघर्ष की जो कहानियाँ थी, उसको सुन करके लगता था जो मैं उस समय क्यों नहीं पैदा हुआ था, मैं भी वैसा करता। तो फिर सोचा करता था देश तो अब आज़ाद हो गया, अब तो सब अपने ही देश के आदमी शासन पर बैठे हुए हैं, सब कुछ संभाले हुए हैं, तो ये लोग मिलकर के इससे मुक्ति का मार्ग क्यों नहीं सोच रहे हैं। बहुत चिंता की स्थिति बनी रहती थी। खेती गृहस्थी वाला परिवार था। मैं ग्रैंडफादर के साथ सोता था। ग्रैंडफादर रात में उठ करके आकाश की ओर देखते थे, जो बादल है या नहीं है, वर्षा होगी या नहीं होगी। अगर वर्षा नहीं होगी तो सुबह लेबर आ जाएगा, उसको क्या काम देंगे। खेती एक जुआ की तरह था। एक खेती इधर हमारे क्षेत्र में, झारखंड में, उसमें एक खेती हुआ करता था धान का। वो भी 75% वर्षा के अभाव में नष्ट हो जाता था, नहीं हो पाता था। मतलब कहने का मतलब बहुत ही दुर्भर जिंदगी थी। स्वास्थ्य का कोई सुविधा नहीं था, लेकिन स्वास्थ्य के मामले में उतनी चिंता नहीं होती थी क्योंकि बीमार बहुत कम पड़ते थे उसमें। हमको याद है कि जब मैं शहर में आया रहने के लिए तो पहली बार दवाई खाया। बच्चा में
बड़ी इच्छा होती थी कि हम भी वो टैबलेट खाते, लेकिन कोई कारण हो टैबलेट खाने का तब ना। टैबलेट में बीमार पड़ेंगे तो फल खाएंगे, बिस्कुट खाएंगे, है ना। तो इस तरह का जीवन था स्वास्थ्य के मामले में। बाद में जब हाई स्कूल में गए तो 1974 के 75 के आसपास में जेपी का मूवमेंट, उस समय के जितने लोग होंगे उस समय ज्ञान जिनको होगा उनको पता होगा कि जयप्रकाश नारायण का एक आंदोलन हुआ था, छात्र आंदोलन के नाम से शुरू हुआ था, छात्रों ने शुरू किया था, बिहार से शुरू हुआ था। और बाद में उसमें जयप्रकाश नारायण शरीक हुए। जयप्रकाश नारायण का शरीक होने से वह जो आंदोलन था पूरा राष्ट्रव्यापी हो गया, मतलब भारत व्यापी हो गया। और लोगों ने तख्ता पलट किया, इंदिरा गांधी को हटाया। इंदिरा गांधी को हटाने के बाद सरकार बनी। उस पीरियड में मैं बच्चे की स्थिति में जुलूस में जाया करता था, जिंदाबाद जिंदाबाद जो बच्चा करता है वैसा क्या करते थे, है ना। लगता था जैसे कुछ बहुत बड़ा परिवर्तन होने वाला है ना। जयप्रकाश नारायण चूंकि इतिहास से जुड़े हुए थे, उनकी जीवनी के बारे में हम लोग पढ़ते थे, सिलेबस में था, तो लगता था कि जो जरूर कुछ होगा। बहुत ज़्यादा भावनात्मक लगाव उसमें हुआ था। और उसी पीरियड में हम एक बार एमपी का वोट दिए, उम्र नहीं थी लेकिन फिर भी वोट दिए, चूँकि हमारे क्षेत्र में या उस समय लगभग वोट उतना सेंसिटिव, विशेषकर एमपी वाला वोट तो एकदम सेंसिटिव नहीं होता था। प्रत्येक बूथ पर कुछ आदमी लोग जाकर के, लोग लगभग एक ही मत के होते ही थे, वोट डाल देता था। तो हम लोग कौतूहलता बस जाकर के हम भी वोट दिए थे। और वोट देने के बाद उम्र नहीं थी, इसके बाद भी दिए थे दूसरे के नाम से। तो इसके बाद सरकार बनी। आज़ादी के बाद जितना भी सरकार बनी, इतिहासकार ऐसा कमेंट करते हैं कि वह प्रजातंत्र का, भारत के शासन का गोल्डन पीरियड था। ऐसा ऐसा कमेंट सुनते थे लोग, बोलता था। लेकिन 2.5 साल में वह सरकार गिर गई। सरकार गिर गई, हम व्यक्तिगत रूप से बहुत व्यथित हुए। हमको लगा कि सरकार गिर गई तो सरकार क्यों नहीं रही, इतना अच्छा सरकार रहा था, गोल्डन पीरियड भी लोग उसका कमेंट कर रहे थे, तो फिर क्यों नहीं रहा। और अगर नहीं रहा तो फिर कौन सरकार आएगा। हम मन ही मन उसमें, हम 10th क्लास पहुंच गए थे, तो मन ही मन हम सोचे कि शायद ये सरकार बदलना कोई समाधान नहीं है। क्योंकि एक बार लोगों ने अंग्रेज को हटाया, नेहरू के बाद स्वयं हटे नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री आए, इंदिरा गांधी आई, शास्त्री भी स्वयं हटे, इंदिरा गांधी को लोगों ने हटाया। जब ये सरकार बनी फिर ये गिर गई, और इस तरह से क्रमशः सरकार गिरते रहा और उत्तरोत्तर बदतर सरकार आया। ये जरूर हुआ कि समय के अनुसार सभी सरकारों ने प्रयास किया तो समाज में कुछ न कुछ प्रगति दिख ही रहा था। प्रगति नहीं हो रही थी सो बात नहीं है, लेकिन सरकार के प्रति जो अपेक्षा जितनी होती थी उस अपेक्षा में कोई भी सरकार खरा उतरता प्रतीत नहीं होता था। सबको लगता था कि और होना चाहिए, और होना चाहिए, ये भ्रष्टाचार, ये कदाचार, ये पैरवी, वो पैरवी, बड़ा कष्टकर जीवन लगता था। तो उस क्रम में मैट्रिकुलेशन किए। मैट्रिकुलेशन के बाद कॉलेज में जब गए तो कुछ नेताओं के संपर्क में हम आए, हम भी संपर्क करने का चेष्टा किए। मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, लेकिन एक नेता का दुमका में मैं पढ़ता था, तो अपना पार्टी का दिवस वो मनाया करते थे, तो बेहिसाब भीड़ जमा होता था। वो भीड़ देख करके हम अचंभित हो जाते थे। हमको लगता था कि नेल्सन मंडेला कहाँ से यहाँ आ गया, ऐसा हमको महसूस होता था। तो उस समय नेताओं में एक प्रचलन था, आजकल क्या है पता नहीं है, लेकिन उसमें प्रचलन था कि एक ऊर्जा देने से स्टूडेंट के नाम से मिलते थे, बात करते थे। तो मैं भी अपना नाम ऊर्जा लिख करके उनको दिया। देने के बाद उनसे हमने पूछा कि इतना भीड़ आप किस उद्देश्य से जमा किए। तो उन्होंने कहा कि शोषण मिटाएंगे, महाजनी प्रथा हम खत्म करेंगे। हम पूछे बहुत अच्छी बात है, एकदम शोषण मिटना चाहिए। तो हमने पूछा कि कैसे होगा। तो उन्होंने कहा शिक्षित करेंगे, लोगों को जागरूक करेंगे।
शिक्षा के अभाव में ऐसा हुआ है, जागरूकता के अभाव में ऐसा हुआ है। मैंने उनसे पूछा कि ये कुर्ता आप कितना में खरीदे हैं, तो बताए कि करीब 700 या 800 कुछ दाम बताए। तो हम कहे कि ये इसका लागत कितना है, तो बोले 150 या 200 रुपया। तो कहे 200 रुपये का चीज़ आप 800 रुपया में खरीदे, ये शोषण है या नहीं है? बोले हाँ शोषण है। तो कहे आप शिक्षित हैं या नहीं हैं, आप जागरूक हैं या नहीं हैं? आप शिक्षित भी हैं, आप जागरूक भी हैं, और जागरूक इतना है कि इतना बड़ा भीड़ आप जमा कर लिए, लेकिन स्वयं आप शोषण से मुक्त नहीं हो पाए, आपको भी शोषित होना पड़ा। तो क्या इससे निष्कर्ष निकलता है? तो निष्कर्ष देने से पहले उनके इर्द गिर्द में जितने व्यक्ति थे कहे कि चलिए चलिए आपका हो गया समय, जाइए जाइए, है ना। हमको निकाल दिया। हम बहुत ही मन महसूसते हुए निकले। जो इतना भीड़ जमा है, इतना दूर से सुनते थे, नेता इतना ज्ञानी है, दिखता भी था। अगर मानते हैं जनसंख्या के भीड़ के बल पर अगर किसी नेता का ज्ञान, नेता का दूरदर्शन दूरदृष्टि को अगर आंका जाए, तो हमको लगा कि बहुत हाई ओपिनियन हमको था, हमारा था, लेकिन भीतर में वहाँ हमको कुछ दिखाई नहीं पड़ा। हम संतुष्ट नहीं हुए कि ये शिक्षा और जागरण से होने से जरूरी है, आवश्यक चीज़ है, लेकिन वो शोषण मिटाने में समर्थ हो जाएगा, ये हमको नहीं जचा नहीं। फिर हम लगातार उधेड़ बुन में रहे, सोचते रहे क्या किया जा सकता है, क्या किया जा सकता है। वो एक नेता थे, शायद आज नहीं है, राजनारायण, जो उस पीरियड में इंदिरा गांधी को हराए थे, चिकमंगलुरु से, आज भी याद है। तो वो आए थे तो बड़ी उत्सुकता हुई कि भाई इंदिरा गांधी को हराने वाला नेता है, जाए उनसे भी मिले। तो मिले तो उनका वेशभूषा बहुत गंभीर नहीं था, बातचीत का स्तर भी गंभीर नहीं था। मिले तो जरूर, लेकिन हमको वहाँ पर कुछ भी जवाब मैंने वैसा कुछ हुआ नहीं। तो खाली मिले, अपना आर्चय परिचय हुआ, चले आए। बाद में उसी तरह से चंद्रशेखर सिंह मिले थे, वो आज नहीं है, प्रधानमंत्री भी बने। वो जयप्रकाश नारायण के पीए हुआ करते थे। हमको लगा कि जयप्रकाश नारायण के संपर्क में रहे। जयप्रकाश नारायण के प्रति हमारा बहुत ज़्यादा हाई ओपिनियन था, बहुत लोगों को था, हमारा भी था। छात्र आंदोलन के प्रणेता थे। वैसे बाद में उनका हिस्ट्री देखे तो बहुत तरह का, वो बहुत रिलीजियस नेचर के आदमी थे। कहीं पर भी अन्याय अत्याचार होता था तो वो अगेंस्ट में खड़ा हो जाते थे, लड़ते थे, और जीवन बिताए उन्होंने वैसा ही करके। कहीं कभी किसी पद पर, किसी पोस्ट पर नहीं गए, त्याग दिए, जबकि बहुत सारे पदों के वो लायक थे, हो सकते थे। तो उनके सानिध्य में चंद्रशेखर सिंह के रहने के चलते हम महसूस किए कि उनसे भी मिलना चाहिए। हम गए चंद्रशेखर सिंह से पूजा दे करके मिले। उनकी भाषा अच्छी थी, चिंतन भी कुछ नजर आया। जैसे उनसे सारी समस्याओं के बाद हम कहे कि सर समस्या गिन करके क्या करेंगे, समस्या हम लोग निबंध लिखते लिखते बुढ़ा गए, क्या क्या समस्याएं हैं, है ना, और रोज लिखते हैं, रोज निबंध दिखाता है कि भारत में ज्वलंत समस्याएं, बच्चे क्लास से लिखते आए। तो उन समस्याओं को लिख करके क्या करें, उसे समाधान बताइए। तो समाधान वो बताए कि नया समाज बनाना होगा, तभी समस्या का समाधान हो सकता है। तो हम कहे तो ये तो शब्द बहुत आकर्षक है, नया समाज मतलब जरूर नया हो जाने से बहुत कुछ पुरानी जो है गलतियां वो समाप्त हो जाएंगी। बनाने के बाद पता चलेगा उसमें क्या क्या बीमारियां और उत्पन्न होती हैं। तो हम उनको पूछिए कि नया समाज सुनने में आकर्षक है, लेकिन हम समझ नहीं पाए कि नया समाज से आपका अभिप्राय क्या है। हम समझाए उनको, जो कैसे हम नहीं समझ पाए। हम कहे जैसे हमारे ग्रैंडफादर एक किसान है, खेती करते हैं, पूरा परिवार खेती पर ही आधारित है। खेती जैसे जो उत्पादन होता है, उस उत्पादन से हम लोग पूरा घर परिवार सालों भर खाते हैं। अच्छा उपजता है तो खूब खाते हैं, अगर नहीं उपजता है तो थोड़ा अभाव में रहते हैं। और उसी से जो बचता है, धान बेच करके, चावल बना करके बेचना, फिर उसी से साल भर कपड़ा खरीदना, पढ़ने लिखने की व्यवस्था करना, और जितना तरह का पारिवारिक खर्च है सब खेती के बचत से ही होता था। एक बात ऐसा। दूसरा, हमारे गांव में एक स्कूल है, हमारे ब्लॉक में स्कूल है, कॉलेज है, कितना कितना दूर में है, क्या क्या कॉलेज की व्यवस्था है, ये एजुकेशन सिस्टम है। ब्लॉक है, डिस्ट्रिक्ट है, स्टेट है, एक सिस्टम ये है, कोर्ट है, थाना है,
कचहरी है, ये सब सिस्टम कंपोनेंट्स ऑफ मैंने आपका जो सोशल स्ट्रक्चर है उसका ये सब कंपोनेंट है। अगर आप नया की बात करते हैं तो क्या नया कहते हैं, कैसे नया होगा? क्या खेती करने का कुछ अलग से सिस्टम होगा? क्या पटवन की व्यवस्था कुछ आप अलग करेंगे, उसका मार्केटिंग की व्यवस्था कुछ अलग करेंगे, पढ़ने लिखने की व्यवस्था कुछ और करेंगे, ये थाना कचहरी कोर्ट ये सब की व्यवस्था कुछ अलग करेंगे, न्यायिक प्रक्रिया की व्यवस्था कुछ अलग करेंगे? तो वो नहीं जवाब दे पाए। जो नया मतलब क्या नया? कुछ भी चीज वो नया नहीं बता सके। केवल वो नैतिकता पर जोर देते थे कि आदमी अगर ठीक हो जाएगा तो ये जो विकृतियां हैं वो खत्म हो जाएगी। आदमी का इतिहास अब पढ़ करके देखिए ना, कब कब आदमी ठीक रहा है, मांस कब कब ठीक रहा है। तो ये लड़ना झगड़ना रोना गाना जब से मनुष्य है तब से होते रहा है। व्यक्तिगत स्तर पर भी होता है, राष्ट्र के स्तर पर भी होता है, सामूहिक स्तर पर होता है, विभिन्न तरह के मुद्दाएं खोज खोज करके लोग करता है। लेकिन इन्हीं सब के क्रम में जो डेवलपमेंट भी दिखाई पड़ता है वह सब उसी के प्रोसेस में डेवलपमेंट भी है। आज बहुत डेवलप हुआ है, बहुत विकसित हुआ है, लेकिन उस विकास के साथ साथ बहुत सारी विकृतियां भी आ गई हैं। तो जब वो कुछ जवाब नहीं दे पाए तो वो कहे कि चलो बहुत गहरा क्वेश्चन तुम पूछा, हम इस फेज पर तो कभी आकर के सोचे नहीं थे, तो अच्छा बात है, तुम प्रयास करो। बहुत खुशी हुई कि स्टूडेंट होकर के इतना सोचता है, फिर कभी हम मिलेंगे। तो वहाँ भी हमको देखे कि कोई प्रोजेक्ट या कोई काम, कोई गोल फिक्स नहीं था। तब हमको लगा कि ये नेताओं के पीछे जाने से हमको लगता है कहीं पर कोई समाधान नहीं है, क्योंकि राष्ट्रीय स्तर पर जो नेता लोग प्रयास कर रहे थे केवल सरकार बदल दो, जो वो ठीक नहीं है हमको बनाओ हम ठीक कर देंगे, इसको फिर उसको हटाओ उसको बनाओ हमको ठीक कर देंगे, यही करते आए। हम देखें कि तो राष्ट्रीय स्तर पर वही हो रहा है, व्यक्तिगत स्तर पर मिल करके जाकर के देखते हैं तो किसी के पास कोई हाई लेवल का कोई थॉट नहीं है। तब हम सोचना शुरू किए क्यों नहीं हम ही सोचें, ऐसा ऐसा जो क्वेश्चन हम लोगों से पूछे वह क्वेश्चन अगर कोई हमसे पूछता है तो हम क्या जवाब दे सकते हैं। नया समाज बनाना है, न्यू सोशल सेटअप बनाना है, ये बात सही है, लेकिन क्या, कैसा और वह कौन बनाएगा, ये क्या क्यों कैसे, ये सब प्रश्न का जवाब जैसे हम दे पाए तो हम क्या सोचे थे और वो चिंतन आज कितना प्रासंगिक है, वो जब आप पूरे वीडियो देखेंगे पूरा सुनेंगे तो आपको लगेगा कि वास्तव में ये ऐसा अगर हो जाए तो बहुत सारी समस्याओं का समाधान है। क्या उसमें कोई बुराइयां नहीं होगी, एक अवश्य होगी, लेकिन वो परिमार्जन करते 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 यह एक क्रमिक मतलब प्रोसेस है। समाज का विकास एक क्रमिक प्रोसेस है। सब आदमी उसमें अपने अपने नॉलेज के अनुसार लगा हुआ है, लगा रहता है। सामान्य आदमी को जैसे बुझाता है, लीडर लोग जैसे करता है उसके अनुसार जीने का प्रयास करता है, जीता है। तो जो दिग्दर्शक होता है वो उसका एक प्रयास होता है कि हम कुछ न कुछ सोचें, कुछ न कुछ राह दिखाएं। कभी कभार समय की मांग होती है तो उसमें सफलता भी मिलती है, समय की मांग नहीं होती है या किसी कारण से अगर बोलते हैं वो लीडिंग क्वालिटी में या प्रोग्राम बनाने में अगर नहीं सक्सेस हो पाता है तो फेल्यूर भी होता है, कोई वैसी कोई बात नहीं है। तो मैं आपको ये सुनाऊंगा आज जो हमने क्या सोचा था और आज भी मैं सोच रहा हूं, और इसके बाद इसको सुनने के बाद अंत तक आप सुनेंगे और सुनने के बाद अगर आपको महसूस हो कि इसको शेयर करना चाहिए, लोगों के बीच में ये बात जानी चाहिए, तो जरूर आप इसको शेयर करें। अपने मित्रों को, अपने जो नज़दीक के लोग हैं उनको आप शेयर करें। अगर हमसे कोई क्वेश्चन पूछना हो तो आप क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, हम उसका जवाब भी देंगे, है ना। लेकिन क्वेश्चन ऐसा नहीं कि जो जिसका जवाब नहीं दिया जा सकता। जैसे जिसमें हम छोटा बच्चा थे उसमें लोग पूछा करता था कि ये सब काम मनुष्य थोड़े करता है, कोई ईश्वर पैदा होगा तब होगा, क्या इसमें हम जवाब देंगे? आएगा समय तो हो जाएगा अपने आप, चिंता नहीं करना है। तो इस तरह का क्वेश्चन का कोई जवाब नहीं है ना, इसे जवाब देने लायक भी नहीं है। तो क्वेश्चन आप जरूर करेंगे, हम बताएंगे, अगर आवश्यकता महसूस होगी तो आप जरूर पूछेंगे, हम बात करेंगे। क्या प्रोग्राम था, हम जो हमारा जो परिवार था उसमें, जिसमें खेती पर आधारित परिवार था, उसमें लेबर उपलब्ध था, पटवन की व्यवस्था नहीं थी, लेकिन हल बैल से खेती होती थी
और खरीदने के नाम पर हम लोग कपड़ा, गोलकी, जीरा और नमक, ये 3-4 चीज़ हम लोग खरीदते थे। बाकी मैक्सिमम चीज़ का उत्पादन होता था, घर में ही करते थे और उससे बचत होता था। लेकिन चूंकि फूड का स्टोर करने का सिस्टम नहीं था, उसके चलते बहुत पछतावा होता था। चूहा खा गया, दीमक खा गया, पानी भीग गया, सड़ गया, जो बचा सो बेचे। सारी प्राकृतिक और व्यवस्था के बाद जितना जो कुछ बच गया खाने पीने के बाद उसको बेचे। अब बेचने के बाद जो पैसा आया उस पैसे से फिर दूसरा काम क्रमशः उसे करते जाते थे। तो खेती उसमें था, हम लोग परिवार में खेती था, सबको नहीं था लेकिन हम लोग परिवार में था। बाकी लोग मजदूरी करता था। ये जो समाज में जो असमानता आर्थिक स्तर पर जो थी, ये हमको दिखाई पड़ता था। बाकी वो जो जातीय स्तर पर जो विद्वेष उस समय नहीं था। इधर जब राजनीतिक लोग उतरने लगे तो ये जात या और दूसरे तरह का जो फैक्टर समाज में है, जो अलग अलग करने वाला, मनुष्य को मनुष्य से अलग करने वाला जितना भी फैक्टर्स था, सब फैक्टर पर लोगों ने आजमाना शुरू किया अपना पॉलिटिकल कैरियर। और उससे समाज में विकृति आई है। ठीक है, विकृति आई है। और उस विकृति के लिए हम अक्सर ये बात कहा करते हैं कि विज्ञान ने लोगों को विवश कर दिया एक दूसरे के नजदीक रहने के लिए, लेकिन मानसिकता हम एक दूसरे को टॉलरेट करने की स्थिति में अभी तक नहीं बन पाए। बहुत तरह का विद्वेष है, इतिहास का ज्ञान, वो सच्चा ज्ञान है कि झूठा ज्ञान है, भगवान जाने, है ना। और उसको लोग लेकर के एकदम इशू बना करके पता नहीं क्यों ऐसा बोलते हैं। हमको उस सब में उतनी रुचि नहीं रहती है, लेकिन वो समाज में ऐसा घटित हुआ है ना। तो विज्ञान कह रहा है कि तुम एक दूसरे के नजदीक आओ, बिना नजदीक आए तुम जी नहीं सकते हो, कोई उपाय नहीं। ये जो वर्ल्ड ट्रेड हुआ, ग्लोबलाइजेशन हुआ, ये सब विज्ञान का देन है, और आवश्यकता और विज्ञान। लेकिन मानसिकता, देखिए ये वो धर्म है तो ये धर्म है, ये देश का है, वो देश का है, हमारा अतीत ऐसा था, हमारा अतीत वैसा था, हमारा संस्कृति ऐसा था, हम उस संस्कृति को बचाए रखेंगे, ये करेंगे। अक्सर अभी इधर का भाषाई समस्या झारखंड में है। हमारे एक मित्र थे, वो उनको हम कहे कि हाँ ये जो भाषा उषा की जो बात बोलते हैं, हम खोठा बोलते हैं घर में, और खोठा भाषा हम आकर के यहाँ पर नहीं बोलते, तो कहाँ हम बोलते हैं कि हम खोठा हमारा खत्म होते चला जा रहा है। यूनिफिकेशन की ओर बढ़ने दीजिए, समाज को एकीकरण की ओर बढ़ने दीजिए। पूरे पृथ्वी पर यूनिफिकेशन की आवश्यकता है, पूरा पृथ्वी का, नहीं तो सब लोग लड़ते रहेगा। उस समय की लड़ाई, अतीत की लड़ाई उतना खतरनाक नहीं थी, आज की लड़ाई इतनी खतरनाक होगी जो हो सकता है पूरा पृथ्वी खत्म हो जाए अगर 2-4 आदमी पागल हो जाए तो। 2-4 राष्ट्रों का अध्यक्ष अगर पागल हो जाए तो पूरा पृथ्वी खत्म हो जाएगा। इसलिए हम लोगों को संस्कृति, वैसा संस्कृति डेवलप करने का हम लोगों का प्रयास करना चाहिए सबको। हम पूरे दुनिया के लोगों से ये बात कहते हैं कि एक ऐसा संस्कृति, ऐसा कल्चर हम लोग डेवलप करने का प्रयास करें, वहाँ पर कोई ये नहीं कि ये भाषा हमारी है तो इसके बिना हम रह ही नहीं सकते। कहाँ, तो अक्सर लोगों को कहते हैं कि खोठा, हमारी माँ से हम बोलते हैं खोठा, हमारे गांव घर में आज भी जाते हैं तो खोठा बोलते हैं, लेकिन खोठा नहीं बोलते हैं अगर शहर में आकर के, तो कहाँ उसके लिए कोई पछतावा है। ग्रैंडफादर ना तो हमारा पिताजी रोते हैं उसके लिए, जरिए हमारा भाषा खत्म हो गया ना, वो हमको विकास में कोई असुविधा है, कोई असुविधा नहीं। और सोच सकते हैं इस तरह क्षेत्रीय भाषा अगर डेवलप होते रहेगा तो एक वह भी एक प्रकार का बॉर्डर लाइन हो जाएगा, वह भी आदमी के बीच में डिवाइड करने का एक माध्यम हो जाएगा। है लोग विरोध कर रहा है, दूसरे के अगेंस्ट में लड़ता भी है, तो वो कोई नेता का वीडियो बना करके भेजा था कि उसमें मार पत्थर चला रहा है भाषाई विरोध के चलते। तो क्या इस सब मैंने आदमी को बड़ी जगह पर सचेत होने की आवश्यकता है। अक्सर हम ये बात कहे लोगों से। तो कहने का मतलब जो यूनिफिकेशन का बहुत आवश्यकता है, बहुत आवश्यकता है एकीकरण का। तो हम आपको प्रोग्राम बताएं जो सोचना शुरू किए, जो हम बहुत स्तर तक स्वावलंबी परिवार है, आज नहीं है। आज शहर, वहाँ गांव भी शहर हो गया। जिस तरह शहर में लोग खरीद करके खाता है, गांव में भी उसी तरह से खरीद करके खाता है। जिसके पास पैसा अर्निंग है वो खाता है, नहीं तो एडजस्ट करता है किसी तरह से। और खेती उड़ी की व्यवस्था भी उतना, विशेष करके इस सब पीरियड में अभी तो बड़ी मुश्किल हो गया है, लेबर मिलना मुश्किल हो गया है, काम खेती में हाल बैल खत्म हो गया है ना, गाय ताय रहता था वो सब भी धीरे धीरे करके खत्म हो गया। बड़ा विचित्र तरह का माहौल डेवलप हुआ है। भले सबके घर में बाइक हो गया है, सबके घर में बाइक हो गया है, सबके घर में लगभग बहुत सारे गाँव में कार हो गया है। उसमें हम लोग ये वो मोटरसाइकिल देखते थे, बच्चा में दौड़ करके जाते थे देखने के लिए।
तो एक डायमेंशन में देखिए जो विकास हुआ है, उस विकास किस एवज में हुआ है न, जिस हवा को हम सांस लेते हैं वो हवा को हम प्रदूषित करते चले जा रहे हैं, और इसके बाद कौन साफ कर देगा हमारे हवा को? अब बिना हवा का हम कैसे जिएंगे? पानी को दूषित करते चले जा रहे हैं, हवा दूषित हो गया, पानी दूषित हो गया, मिट्टी दूषित हो गया। जिसमें न्यूक्लियर एनर्जी का इन्वेंशन हुआ उसमें पूरी दुनिया में तहलका मच गया कि 1 ग्राम यूरेनियम से पूरे पृथ्वी के 1 साल का एनर्जी नीड को पूरा किया जा सकता है। लेकिन जो न्यूक्लियर वेस्टेज का, रेडिएशन का जब लोगों ने आकलन किया, जब वो 2-3 को घटना घटा, चेरनोबिल में घटा, आपको भोपाल गैस कांड में देखिए, वहाँ रूस में 3 माइल आइलैंड में था वहाँ पर अमेरिका में, तो ये सब जब रेडिएशन के कारण जब आदमी कीड़ा मकोड़ा की तरह मरने लगा, तब देखा कि अरे वो एनर्जी का तो स्थिति बहुत खराब है, उसका यूज नहीं किया जा सकता है। तब वो क्या कहता है, आपको आजकल जोर दे रहा है, वो क्या कहता है, आपको नेचर वाला जो एनर्जी है, अल्टरनेटिव सोर्सेस ऑफ एनर्जी की बात लोग कर रहा है। अब अल्टरनेटिव सोर्सेस ऑफ एनर्जी में भी पृथ्वी जियोथर्मल एनर्जी का, पृथ्वी के अंदर जो हीट है कहता है उसको यूज करेंगे। हमको सबसे ताज्जुब लगता है क्या लोगों को ये पता नहीं है पृथ्वी के भीतर का जो हीट है वो हीट पृथ्वी को टेम्परेचर दिए हुए है। अगर वह टेम्परेचर अगर लूज कर जाएगा तो पृथ्वी पर जीवन क्या संभव होगा? तो इस तरह से बहुत सारा डायमेंशन है जहां पर लोगों को किधर चलना चाहिए, किधर चलना, विकास दिखाई पड़ता है, जो चीज देखते हैं उसका अंतिम परिणाम क्या होगा, एक ब्लाइंड डेवलपमेंट जिसको बढ़ते चला जा रहा है, परिणाम क्या होगा वो सोचने की बात नहीं, हर एक डायमेंशन। तो कहने का मतलब जो कैसे हम स्वावलंबी बना सकते हैं। हमारे देश में 6 लाख से कुछ ज्यादा गांव हैं। प्रत्येक गांव की सीमा निश्चित है। किसी डीसी ऑफिस में जाकर के, मतलब डिस्ट्रिक्ट ऑफिस में जाकर के वो किसी भी गांव के नक्शा को आप निकाल सकते हैं, और गांव की सीमा एकदम निर्विवाद है। भले हमारे देश की सीमा अभी तक निर्विवाद नहीं हो सका है, लेकिन गांव की सीमा लगभग निर्विवाद है। वहां पर रहने वाले लोगों की जनसंख्या भी कमोबेश वो फिक्स्ड है। हमारे क्षेत्र में अगर बात करें, दुमका जिला का क्षेत्र में, तो बहुत दिनों से वैसे ही रहता है, क्योंकि वहाँ पर जमीन सेलेबल नहीं है, बिक्री नहीं होता है सामान्य अवस्था में, वो शहरों का छोड़ करके जो नगर पालिका के अंदर आता है। तो वहाँ का जो हमारे जो दुमका जिला का या रांची में जितना जो गांव का जो बसिंदा है वो पुरखों से रहते आया। जहाँ पर जमीन बिक्री होती है वहाँ पर भले हो सकता है कि बाद में लोग आकर के बसे हों, खरीदे हों, फिर उठ करके दूसरी जगह चला गया, मतलब वो मूवेबल पॉपुलेशन है। लेकिन कुछ क्षेत्र में जहाँ पर जमीन की बिक्री नहीं होती है वो पॉपुलेशन बड़ा स्टैटिक पॉपुलेशन है। ये दूसरी चीज़ है कि रोजगार के अभाव में लोग इधर से इधर जा रहे हैं, रह भी रहे हैं, जैसे हम ही रहते हैं अपना गाँव छोड़ करके। अब यहाँ क्या रहते हैं लोग, विदेश जाने लगा, ये रोजगार के अभाव में फॉरेन जाने लगा लोग। अब फॉरेन जाने लगा लोग तो उसको लोग क्या कर सकते हैं, उसको बड़ा प्रशंसा की नज़र से देखते हैं कि हमारा बेटा अमेरिका में रहता है, हमारा बेटा इंग्लैंड में रहता है। और जब वो बेचारा यहाँ मर जाता है तो बेटा उसको पानी देने के लिए नहीं आता, अंतिम क्रिया करने के लिए नहीं आ सकता है, और सब लोग देखता है। फिर भी वो स्केल को, गलत स्केल है, वो लोग सोच नहीं पाता है। हम अपने देश में आज तुरंत वो तत्कालिक आप देख रहे होंगे भी चल रहा है यूक्रेन में, 20,000 भारतीय छात्र वहाँ पर पढ़ते हैं। हमको बार बार ये मन में पश्चाताप होता है कि हम लोग यूक्रेन को जानते नहीं थे कि वहाँ बच्चा जाता है भारत का पढ़ने। यहाँ ऑक्सफोर्ड जाता है, कैम्ब्रिज जाता है, हॉलैंड जाता है, ये सब हम लोग जानते थे। तो ये सब सामान्य बात है, लोग जाता है पढ़ने के लिए। रसा जाता था, रसा भी जाता था, कम्युनिस्ट पार्टी से जो परिवार जो सब लिंक था उसको वहाँ देख भेजता था, एजुकेशन वहाँ फ्री था तो कुछ लोगों को ले जाता था, ये बात जानते थे। लेकिन यूक्रेन जो कल बना है, 1991 में जो देश बना है, उस देश का एजुकेशन सिस्टम ऐसा है कि यहाँ का लोग वहाँ पर प्रभावित हो जाता है और वहाँ जाकर के एजुकेशन ले रहा है। अब जब ये घटना घटी तब हम जाने, हो सकता है कि बहुत लोग जो भेजा था वो तो जान ही रहा होगा, लेकिन हम नहीं जानते थे। अब देखिए वो स्थिति क्या है वहाँ पर, कितना लोग परेशान होगा, कैसे सोशल सिस्टम धीरे धीरे करके छिन्न भिन्न हो रहा है। तो सोशल सिस्टम को रिफॉर्म करने की बात या अपडेट करने के बजाय लोग किसी तरह से एडजस्ट करने की फेरे में लगा हुआ है। किसी तरह से एडजस्ट हो जाए, हमारा करियर बन जाएगा, हम डिग्री ले लेंगे, हम कमा लेंगे, और व्यक्तिगत स्तर पर नहीं हो पाएगा। ये फिजूल का प्रयास है। एक नहीं कितना पूंजीपति लोग बने और फिर वो रोड पर आ गए, फिर रोड पर का आदमी उठ करके चढ़ता है। फिर ये जो अर्थ का जो छीना झपटी है, पूरे वर्ल्ड में अगर आप देखिएगा तो छीना झपटी है, जिसको लोग कहता है, अब तो उस छीना झपटी को लोग कहने लगा कि हम मेहनत के बल पर अचीव कर रहे हैं।
मेहनत करके कर रहे हैं। मेहनत करने का मतलब हम पूछते थे कि हल जोतना, फैक्ट्री में काम करना, ये मेहनत का काम है। लेकिन दलाली करना भी मेहनत का काम है। घूस ले करके या बरगनी, क्या कहते हैं उसको, बरगला करके भी पैसा कमाना, कहता है वह भी मेहनत का काम है। मेहनत करते हैं तब न होता है, मेरिट है हमारे पास तब न होता है। और वो मेरिट में सब लोग इन्वॉल्व हो गया। अब उस सब लोग इन्वॉल्व होने का परिणाम क्या हो गया कि हमारा जीडीपी घटते चला गया, हमारा ट्रेड डेफिसिट बढ़ते चला गया, है ना, कर्ज बढ़ते चला। तो इस तरह से आप देखेंगे तो बहुत भयावह भयावह विकृतियां उत्पन्न हो गई हैं। तत्कालिक दिखता है कि यदि सबके घर में आज बाइक हो गया, सबका स्टैंडर्ड बढ़ गया, सबको इतना, कल वो कोई किसी से बात करते कहा जो 15 रुपया में हमारा पूरा परिवार चलता था, तो आज बहुत ऐसा लेबर है 15 रुपया का पुड़िया खा करके खत्म कर देता है। तम कहे तो पता नहीं, ये है जरूर, दिखाई जरूर पड़ता है, लेकिन किस डायरेक्शन में समाज बढ़ रहा है, ये बहुत भयावह स्थिति है। हमको डर लगता है। तो विषयांतरित हो जाएगा। हम लोग देखें कि बात 6 लाख गांव है, प्रत्येक गांव की सीमा निश्चित है, उसमें रहने वाले व्यक्ति भी कमोबेश निश्चित है। अब हम उस गांव में जितना सारा प्रोग्राम आपको बताएंगे, आप उसको ध्यान से सुनेंगे। उस गांव में एक रेसिडेंशियल स्कूल है। उस रेसिडेंशियल स्कूल में उस गांव का टोटल बच्चा एडमिटेड है। जो भी बच्चा 5 साल के ज़्यादा उम्र का हो जाएगा, वह बच्चा उस स्कूल में एडमिशन पाएगा। वो उसको कोई नहीं रोक सकता, न तो उसका जात रोक सकता है, न उसका आर्थिक स्थिति रोक सकता है, न उसका धर्म रोक सकता है, कोई नहीं रोक सकता। उस विद्यालय में वो बच्चा एडमिशन पाएगा। पहली बात हो गया। जो आज जो बात देखे होंगे, भारत सरकार वृद्धा एजुकेशन, तो वयस्क एजुकेशन, तो रात्रि पाठशाला, तो क्या क्या एजुकेशन चलाया है ना, तो बहुत तरह का प्रयास किया। क्या सक्सेस है, अनसक्सेस है, कुछ लोग कहेंगे बहुत सक्सेस है, कुछ लोग कहेंगे क्या सक्सेस है, दोनों तरह की बात है। तो जो भी वो सक्सेस हमसे वो डिबेट में हम नहीं जाएंगे। यहाँ पर बात है रेसिडेंशियल स्कूल है। जैसे ही 5 साल का उम्र बच्चा हासिल करता है, वह बच्चा उस स्कूल में जाएगा। उसके पिताजी को ये सोचना नहीं है कि हमको एडमिशन कराने का पैसा है या नहीं है, ड्रेस देने का पैसा है या नहीं है, किताब खरीदने का पैसा है या नहीं है, हम गरीब हैं, हम कैसे उसको भेज देंगे, या उसको भेज देंगे तो हमारा घर कौन देखेगा, क्या कौन, वो भी एक तरह लेबर का काम करता है। 6 साल 8 साल 9 साल का बच्चा बहुत जगह पर काम करता है। आजकल चाइल्ड लेबर लॉ लगा करके प्रोहिबिटेड करके बहुत सारा रोका गया है जरूर, लेकिन फिर भी आज भी बहुत जगह पर वैसा है। बहुत होटल में आपको मिल जाएगा, बहुत घरों में मिल जाएगा आपको काम करने वाला छोटा छोटा बच्चा, लड़कियां काम करती है। तो वो सब नहीं होगा। सबसे पहली बात होगा, उस गांव का टोटल बच्चा उस स्कूल में एडमिशन लेगा। अब रही बात एजुकेशन सिस्टम। एजुकेशन सिस्टम में हम चेंज किए। चेंज क्या किए, चूंकि वह रेसिडेंशियल स्कूल है तो वहां पर 24 आवर का रूटीन है। 24 आवर के रूटीन में 6 आवर्स ये जनरल एजुकेशन जो हम लोग पढ़े, और हम एक टीचर से रिटायर हुए हैं तो पढ़ाई भी, तो 6 घंटा वो चलेगा। वो 6 घंटा का एजुकेशन सिस्टम जो है, उस एजुकेशन सिस्टम में हम चेंज लाए। क्या चेंज है, जो अभी तक जो अच्छा से अच्छा स्कूल है उसमें वो क्या कहते हैं, चौक और बोर्ड का सिस्टम आज भी लागू होता है, मैक्सिमम होता है, और कमोबेश समुचित दुनिया में होता है। ये कोरोना में हम अमेरिका का क्लास चलते हुए देखे, जापान का क्लास चलते हुए देखे, सब में वही लगभग बोर्ड लटकाया है। उसी ढंग से टीचर जैसे हम लोग यहाँ पढ़ाते हैं वैसे ही पढ़ाता है। हाँ, कहीं कहीं पर थोड़ा सा टीचिंग एड्स का यूज़ करता है। तो टीचिंग एड्स का हम लोग का टीचिंग मेथड में जरूर है, लेकिन वो एकदम अव्यवहारिक हो जाता है। किस कारण से अव्यवहारिक होता है सो बताते हैं। जैसे एक टीचर दिन भर में कम से कम 5 गो क्लास या 6 गो क्लास लेता है, 6 डिफरेंट क्लासेस में 6 डिफरेंट चैप्टर्स में जाता है, और 6 का उस सेल्फ में टीचिंग एड लेकर के पढ़ाने जाना एकदम इम्पॉसिबल है। ये प्रैक्टिकल बात नहीं है। हाँ, किसी दिन अगर मॉडल क्लास रिप्रेजेंट करना होता है तो भले हम लोग बना करके ले जाते थे, उसके पीछे समय देते थे, चाहे सेल्फ मेड हो चाहे बाजार से खरीद करके भी लाते थे। तो एक आध क्लास को डेमोस्ट्रेट किया जा सकता है, लेकिन रेगुलर क्लास डेमोस्ट्रेशन में तो वो टीचिंग एड्स के साथ रेगुलर क्लास हो, ये इस सिस्टम में कहीं कोई नहीं पढ़ाता है। तो हम क्या उसमें सोचे हैं, एक तो ये चौक बोर्ड का मेथड जो है सो रहेगा। दूसरा क्या है, ब्लैक बोर्ड के देखेंगे प्रत्येक क्लास में ऊपर नीचे दाएं बाएं जगह खाली रहता है, उसमें वहां पर कप बोर्ड बना हुआ रहेगा, और उस कप बोर्ड में एक क्लासरूम एक क्लास के लिए फिक्स्ड होगा।
एकदम सब्जेक्ट टॉपिक वाइज कौन कौन टीचिंग एड होगा उस कपबोर्ड में लिखा हुआ रहेगा कि ये फोर्स का टीचिंग एड है, ये इलेक्ट्रिसिटी का टीचिंग एड है, और एकदम प्रोफेशनल टीचिंग एड वहाँ पर रखा हुआ रहेगा। टीचर क्लास में जाएगा और वहाँ से वो टीचिंग एड निकालेगा और टेबल पर रख करके उसको डेमोस्ट्रेट करेगा, पढ़ाएगा भी, डेमोस्ट्रेट भी करेगा। 2 लेयर बात हो गया। तीसरा लेयर है कि प्रत्येक क्लासरूम में क्लास के पीछे से एक प्रोजेक्टर लगा रहेगा, जो प्रोजेक्ट करेगा आपको डिजिटल बोर्ड पर, ब्लैक बोर्ड पर या ग्रीन बोर्ड पर, जहाँ से उसी चैप्टर का कॉरस्पॉन्डिंग एक्सप्लेनेशन वो वीडियो के द्वारा उसको वहाँ पर डेमोस्ट्रेट करेगा। मतलब जो क्लासरूम में जो टीचिंग होगा वह 3 लेयर्स टीचिंग हो जाएगा। एक ऑरल एक्सप्लेनेशन, दूसरा एक्सप्लेनेशन विद टीचिंग एड, और तीसरा आपको हो गया वो विजुअल, ऑडियो विजुअल एड्स। लेकिन तीनों एक दूसरे का पैरेलल का चीज रहेगा। ये नहीं कि कोई चीज दिखा रहे हैं, कोई चीज दूसरा दिखा रहे हैं, कोई तीसरा चीज पढ़ा रहे हैं और कोई चीज दूसरा, एकदम जो उसको यूनिट वाइज उसको बना करके फ्रेमिंग करके उस ढंग से उसको बनाया जाएगा। और वही टीचर क्लास में जाएगा पढ़ाने के लिए जो तीनों को हैंडल कर सकता है। उसके लिए महीना 2 महीना ट्रेनिंग देंगे, है ना, महीना 2 महीना 3 महीना ट्रेनिंग दे करके उसको अलग से ट्रेनिंग दिलवा करके, ताकि जो टीचर या फिर तीनों लेवल पे पढ़ा सकता है वही टीचर वहाँ पर टीचर रहेगा और वही पढ़ाएगा। एक दूसरी बात होगी, ये 6 घंटा उस लेवल का चलेगा। अब रही बात जो क्लास में जो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ कराने की जो परिपाटी है, ये परिपाटी उसमें नहीं रहेगा। साल भर बच्चा पढ़े, सीखे, टीचर देखे जो कौन बच्चा क्या सीखा, नहीं सीखा तो जो कमी रहा उसको सिखाइए। उसका वो रिटन टेस्ट भी आप लीजिए, लेकिन ये फर्स्ट हुआ उसको प्राइज दिए, वो सेकंड हुआ उसको प्राइज दिए, ये हमको पसंद नहीं है, क्योंकि ये भयानक जेलसी पैदा करता है। ये जो ब्लाइंड रेस जो चलता है, तुम क्यों नहीं फर्स्ट करता है, उसका गार्जियन भी कहता है, उसका टीचर भी कहता है कि तुम फर्स्ट करो, वो काहे फर्स्ट करेगा। और बच्चे में अगर वो फर्स्ट नहीं हो पाता, होगा तो फर्स्ट एक ही, अब बाकी ये वो फर्स्ट होता है, बाकी 59 बच्चे के मन में फ्रस्ट्रेशन पैदा होता है। अरे बहुत बड़ा फ्रस्ट्रेटेड जनरेशन हम लोग क्रिएट कर लिए ये एजुकेशन सिस्टम के चलते। इसको वहाँ पर बैन किया कि वो एग्जाम होगा, मार्किंग होगा, वो टीचर देखें, टीचर जाने, स्टूडेंट के बीच में उसको नहीं कहा जाएगा हाँ जो कमी है वो बच्चे को आप उसको चॉक आउट करके उसको आप सिखाएं कि ये तुम्हारा कमी है, इसको सीख लो, है ना। और इस तरह से वो पढ़ते हुए चला जाएगा आपको 12 तक। 12 में एक बार फाइनल बोर्ड होगा, उसका वही बात करेंगे। अब ये हो गया आपको 6 आवर्स का ये रूटीन है। 3 आवर्स का रूटीन एकदम पैरेलल में, प्रत्येक क्लासरूम के पैरेलल में रूम रहेगा, और ये 3 आवर्स वर्क एजुकेशन का रहेगा। प्रत्येक बच्चा को 3 घंटा फिजिकल लेबर करना है। फिजिकल लेबर करने से वो बच्चा फिजिकली फिट होगा, उसका हार्ट, उसका लंग्स, उसका नर्व्स, उसका बोन, ये सब सारा चीज मजबूत होगा, है ना। अभी आप देखेंगे तो कुछ बच्चा कुपोषित है और कुछ बच्चा अति पोषित है। अब बीच में कुछ जो है एकदम पढ़ करके आँख खराब कर दिया नौकरी के चलते, उसका लंग्स खराब हो गया, वो 30 साल हुआ कि नहीं उसको डायबिटीज होने लगा, उसका लिवर खराब हो गया, मतलब भयानक विकृति वो पैदा हुआ है ये एजुकेशन सिस्टम के चलते। तो ये फिजिकल लेबर ये करेगा, 3 घंटा प्रत्येक बच्चा फिजिकल लेबर करेगा, उस तरह का क्लासरूम रहेगा, वहाँ पर उसका इक्विपमेंट रहेगा, और प्रत्येक महीना वर्क करने का एक सिलेबस रहेगा। और क्लास 6 से लेकर के 12 तक 84 महीना होता है, 84 वर्क करने का वहाँ पर ट्रेनिंग दी जाएगी, वो इंस्ट्रक्टर रहेगा। जैसे एक उदाहरण के लिए हम कहें, जो किसी को मान लेते, किसी को क्या, सबको टेलरिंग सिखाना है, तो टेलरिंग का एक रूम है, वहाँ पर 50 को 60 को स्विंग मशीन होगा, वहाँ पर मास्टर होगा, जो टेलर मास्टर होता है वो सिखाएगा क्लासरूम में, वहाँ कटिंग सिखाएगा, स्विंग सिखाएगा, सारा कोई मशीन चलाना सिखाएगा, और रोज 3 घंटा जाकर के बच्चा वहाँ पर प्रैक्टिस करेगा। मान लेते हैं किसी बच्चे को हमको ट्रैक्टर चलाने के लिए सिखाना है, तो उस गांव में जो उसको विकास केंद्र हम नाम कहते हैं, उस गांव में जो ट्रैक्टर चलता है तो ट्रैक्टर के सीट के बगल में वो बच्चा बैठेगा और खुद वो चलाएगा, ट्रैक्टर खेत में काम करेगा। अगर मानते हैं वो पशुपालन की व्यवस्था करता है तो 3 घंटा पशुपालन के बीच में जाकर के जाएगा, उसको छेनी देगा, उसको पानी देगा, चोकर देगा, धोने का काम है धोएगा, धोने का काम है धोएगा, सब काम, ताकि ये कल्चर नहीं हो आदमी में कि ये काम छोटा है, ये काम बड़ा है, ये हमारा ये है, हम इस कभी नहीं किए हैं, पुश्तनी नहीं किए, ये फलना काम है। ऐसे समाज में विकृति आई, किसी काम को छोटा, किसी काम को बड़ा, और छोटा बड़ा के काम छोटा बड़ा होने के साथ उसको काम करने वाला व्यक्ति को भी लोगों ने छोटा बड़ा कर दिया। तो वो संस्कार हम हटाएंगे, वो हटेगा, अब इसी तरह से हटेगा।
एक बहुत मामूली सा एग्जाम्पल हम अक्सर दिया करते हैं कि हम जिस हाई स्कूल में पढ़े थे उस समय उस हॉस्टल में हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब रहता था। जानते थे ये अलग अलग धर्म के हैं, लेकिन किसी के प्रति घृणा नहीं थी, किसी के प्रति दुश्मनी का भाव नहीं था, सब मित्र था। सब बैठ करके एक थाली में खाए हैं, एक साथ जलपान करते थे, साथ में बैठ करके खा लेते थे, मुड़ी ले आते थे, सिंघाड़ा ले आते थे, आओ तुम भी बैठ जाओ, तुम भी खा लो, तुम भी लो, कहीं पर कोई दुराव नहीं था। लेकिन अभी बहुत सारा ऐसा स्कूल हो गया जिसका बच्चा अगर कहते तो किसी धर्म के नाम को सुन करके उससे घृणा करता है, बच्चे में ऐसा भाव पैदा हो गया। तो ये मानवता के लिए हित करनी है, जो मानवता के लिए हित करनी है वह राष्ट्र के लिए भी हित करनी है, ठीक है। तो वो एजुकेशन में 3 आवर्स, इस तरह से आपको इजराइल में प्रत्येक बच्चे को सैनिक ट्रेनिंग लेना मस्ट है। उसी ढंग से हमारे यहाँ बच्चे को वो 3 घंटा वर्क एजुकेशन करना मस्ट है। एक फैक्टर हो गया जो वर्क कल्चर डेवलप होगा। दूसरा एक काम हम जो अक्सर देखें कि एक बार हम राजदूत गाड़ी खरीदे थे, और राजदूत गाड़ी में खरीदने के बाद 3 सर्विसिंग शोरूम में कराना पड़ता था, बहुत लोग जानते होंगे ये बात। तो हुआ क्या, उसमें जो पिस्टन रहता है वो पिस्टन कहा कि बोर कराना होगा, ज़्यादा फ्यूल कंज्यूम कर रहा था। तो बोर कराने के बाद उसका जो साइज होता है वो ठीक इसमें पिस्टन रखा जाता है, तो सेम साइज का रहता है, थोड़ा सा भी एक बाल भी अगर उसमें रहेगा तो एडजस्ट नहीं होगा। तो वो क्या लेथ मशीन पर ले गया, उसको क्या क्या किया, इसके बाद वो इंजीनियर था, इंजीनियर उसको मैंने उसमें सेट करने की चेष्टा कर रहा था। तो इंजीनियर परेशान हो गया, बेचारा नहीं कर सका। बगल में 10-11 साल का एक बच्चा था, प्रत्येक गैरेज में देखे होंगे आप, जो छोटा छोटा बच्चा काम करते रहता है। तो वो देख देख करके हंस रहा था, बीच बीच में पूछ भी रहा था कि सर हुआ, सर हुआ। अरे जितना बार वो पूछता था सर का उतना पसीना निकलता था। तो इस बात को कहा कि छोड़ी छोड़िए, आप लोगों से नहीं होगा। और वो आकर के 1 सेकंड में गमछवा से पहुंचा और उसको सेट कर दिया। तो पढ़ करके भी वो व्यक्ति नहीं कर पा रहा था जो ये काम करके। इसलिए बहुत सारा वर्क है जो केवल ट्रेनिंग और प्रैक्टिस करा देने से काम कर सकता है। ये जो बड़का बड़का हायर एजुकेशन लेकर के जो जाता है और फिर जाकर वो क्या करता है वो बहुत लोग जानते होंगे जो ये सब करते हैं, सब है ना। तो इसलिए उतना ज़्यादा हायर एजुकेशन सबको देने की आवश्यकता नहीं है, काम कराने के लिए ट्रेनिंग मस्ट है। तो खैर, तो इसलिए वर्क एजुकेशन में वो चीज़ इसलिए जानना जरूरी है। इंजीनियर हमारे पास है ही नहीं, लेकिन काम हम रुकने नहीं देंगे, कोई आदमी काम करेगा। और वो 84 वर्ग में क्या होगा ना, उस गांव में जितना तरह की चीज़ों की आवश्यकता हमको है, जो वहाँ पर नेचुरल मटेरियल जो है उससे जो बन सकता है, उस सब का ट्रांसफॉर्मेशन करेगा, करने के लिए सिखाएंगे ही, सब बच्चा को सिखाएंगे, है ना, वो सीखेगा। तीसरा फैक्टर इसमें क्या है, जो आज जो बच्चा है उसके पास एक ही ऑप्शन है, पढ़ना। बेचारा पढ़ना नहीं चाहता है। हम लोग पढ़ाई पूरा जीवन भर देखे तो क्लास में 5-7 बच्चा पढ़ना चाहता है, पढ़ने में रुचि है, नहीं तो बाकी सब गार्जियन के दबाव में, सामाजिक दबाव में, परिवार का प्रेस्टीज की बात होती है, नहीं पढ़ेगा तो क्या करेगा, और वो बेचारा जबरदस्ती पढ़ते रहता है। एकदम तिल मात्र भी इच्छा उसको पढ़ने की नहीं होती है। और इसके बाद बच्चा क्लास में तो उसका विकृति चेहरे पर पता नहीं चलता है, लेकिन 10 के बाद 11-12 में उसका जो चेहरा विकृत जैसा आपको दिखाई पड़ेगा। अक्सर विशेषकर जो बाल ताल खड़ा कर लेता है, आंख लाल रहता है, वो मोबाइल देखते रहता है, देख करके बच्चे को डर लगता है। गार्जियन अपना बेटा से बात करने में डरता है। कितना गार्जियन से हम गए हैं कहने के लिए, तो कहता है सर ये वो बेटा है, क्या करें, कुछ नहीं बोलते हैं, कहीं कुछ कर लेगा तो बिना क्या जो करता है करने दीजिए, जो उपाय क्या करें, कोई उपाय भी नहीं है। तो एक ही ऑप्शन है, तुम बनो, उसमें नहीं बनो तो वो बेचारा एकदम फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है। और जीवन भर जितना पढ़ाए उसको हम, तो हमारा डांट याद रखा है, जो मैथवा हमारा याद नहीं रखा है, जो आचार्य मैथ क्या पढ़ते थे, क्या क्या डांटे हैं, वो सब याद रखता है। तो कौन एजुकेशन हम लोग दे रहे थे, क्या दे रहे थे, वो सिस्टम। इसलिए वो सिस्टम यहाँ पर वर्क एजुकेशन, वो मान लो पढ़ाई में उसको मन नहीं लगता है, तो 84 काम में कहीं ना कहीं उसको मन लगेगा। प्रकृति ने किसी भी चीज़ को फालतू नहीं बनाया है, तो आदमी तो फालतू हो ही नहीं सकता है। हाँ, ये दूसरी चीज़ है कि उस फालतू की वो आदमी किस लायक बना है, वो हम खोजने में सक्षम है या नहीं है, हमारा समाज, हमारा सिस्टम उसको खोजने में सक्षम है या नहीं है, तो वो सिस्टम यहाँ पर रहेगा। चलो 84 काम में कहीं न कहीं पर अपने आप को फिट करेगा। एक हो गया। अब इस पैटर्न में वह 12 तक पढ़ेगा। 12 में बोर्ड एग्जाम सब कोई देगा, सब बच्चा बोर्ड एग्जाम में अपियर हो। और ये वर्क एजुकेशन में जो इसका इंस्ट्रक्टर होगा, वो इंस्ट्रक्टर ही सबको एफिशिएंसी सर्टिफिकेट वहीं क्लासरूम में ही दे देगा। सबका अपना रिपोर्ट कार्ड रहेगा और सब में लिख देगा कि ये बच्चा ये काम करने में एफिशिएंट है, ये एफिशिएंट है, ये एफिशिएंसी है। मतलब 84 में कम से कम 20 गो, 25 गो, 30 गो, 40 गो में तो जानेगा सब काम, लेकिन एफिशिएंसी कुछ न कुछ वर्क में उसका होगा ही, होना तय। अब रही बात जो वर्क एजुकेशन के बाद वो बोर्ड एग्जाम देगा। बोर्ड एग्जाम देने के बाद
जो बच्चा पढ़ने लायक है और जो पढ़ना चाहता है, दोनों बातें, वो हायर एजुकेशन के लिए उसको हम प्रमोट करेंगे। अब नहीं तो वहाँ पर पढ़ाई खत्म, पढ़ाई की कोई आवश्यकता नहीं है। उसको 84 को काम सिखा दिए और उधर बाकी जोड़ घटा गुना भाग साहित्य गणित वो सब लिखना पढ़ना ये सब बात करना, ये सब कई वो लैंग्वेज में भी सिखा देंगे, वो सब बात रखेंगे वहाँ पर, है ना। और इस तरह से उसका पढ़ाई वहाँ पर खत्म। अननेसेसरी एनर्जी कहीं पर वेस्ट नहीं करना है। जो बच्चा पढ़ने लायक है वो आगे प्रमोट होगा, कोई रिजर्वेशन नहीं, कहीं पर किसी को कोई कमी नहीं, किसी को पीछे छोड़ दे, किसी को आगे बढ़ा दे, कहीं कुछ नहीं। जिसको प्रकृति ने जैसा बनाया है वो उसको पूर्ण रूपेण विकसित होने का चांस उसको मिलेगा। अब जो उस लायक है, पढ़ना चाहता है, वो जाकर के आगे पढ़े। वो भी हम बात करेंगे तो कैसे वो पढ़ेगा। सो अब रही बात पढ़ाई उसकी खत्म हो गई, तो यह एक एजुकेशन लाइफ का एक पार्ट है। इस पार्ट में जो बच्चा हमारा पैदा होगा, समाज को जो बच्चा हम देंगे, और अभी जो स्कूल से जो बच्चा निकलता है, दोनों में आकाश जमीन का अंतर है। वो चंद्रशेखर सिंह जो हमको नहीं बता सके थे कि नया क्या होगा, हम ये इस स्थिति में बता सकने में सक्षम है कि हमारे पास ये चीज़ नया होगा, है ना। अब रही बात जो 12th के बाद हो सकता है कि कुछ बच्चा कहेगा हमारा शादी कर दीजिए, या कुछ बच्चा कहेगा कि हम शादी अभी नहीं करेंगे लेकिन हम पढ़ेंगे भी नहीं। चलिए ठीक है, उसकी स्वतंत्रता, व्यक्ति की स्वतंत्रता सबसे महत्वपूर्ण है। जो बच्चा शादी करना चाहेगा, उस विकास केंद्र में एक शादी करने वाले की टीम रहेगी। वो टीम उस बच्चे के शादी की व्यवस्था करेगी, चाहे वो बच्चा हो चाहे बच्ची हो, शादी की व्यवस्था करेगा। अभी इस समाज में शादी की चिंता कौन करता है? उसके माँ पिताजी दादा दादी, उसका परिवार का जितना लोग हैं, और सब घर में सब आदमी इसके लिए प्रयास करता है। और उसमें सब आदमी को सब आदमी के लिए प्रयास नहीं करना है, 2-4 आदमी 5 आदमी फिक्स रहेगा। वो हर आदमी के शादी की चिंता वो करेगा बिना डोरी का। अगर मानते उनको कोई व्यक्तिगत पसंद हो किसी से शादी करने का, तो वो पसंद को प्राथमिकता देगा। अगर मानते अपने कास्ट में करता है नहीं करता है, तो वो वस्तु स्थिति को समझ करके जो वो पसंद करता है दोनों, वो उसको प्राथमिकता देते हुए उसकी शादी कराए, ग्रुप मैरिज बिना डोरी का। पूरा गांव का मानते 20 को बच्चा है, 20 को बच्ची कहीं से लाएगा और उसको शादी कराएगा, सब मिल करके समान रूप से उत्सव मनाएगा। वो एक समरसता समाज में बनेगी, ऊंच नीच का भाव खत्म होगा, बहुत सारा फैक्टर उसमें खत्म हो जाएगा, है ना। आनंद भी बहुत ज़्यादा आएगा। अभी एक घर में शादी होती है तो बाकी लोग जो उसके यहाँ निमंत्रण जिसका चलता है वो खाता है, बाकी लोग देखता है, उसके मन में हम उसमें शरीक नहीं है। तो उसका जो बच्चा होता है वो कहता है उससे वो अलग आदमी है, हम अलग आदमी है। मतलब कई तरह का विभाजन का मनोदशा समाज में पैदा होता है। सोशल सेटअप के चलते ये विभिन्नता का मनोवृत्ति पैदा होता है, बच्चा से पैदा होता है, बड़ा में पैदा होता है। उस ढंग का सोशल सिस्टम हमारे पास है। लेकिन इस सब सिस्टम में क्या हो, बांटने की चेष्टा होगा, है ना। कोई नहीं महसूस करेगा कि वो अलग है, सब एक ही परिवार के हैं, सब एक ही साथ रहते हैं, एक ही साथ बैठना है, एक ही साथ खाना है, एक साथ स्कूल में पढ़े हैं, एक टीचर पढ़ाया है। ये फीलिंग बच्चों में डेवलप होगा। अब मान लेते हैं उसकी शादी होगी, और जो शादी नहीं किया वो ठीक है, बैचलर है। अब जैसे मान लेते हैं उसको रहने का घर चाहिए। अब जैसे मात्र थोड़ी देर के सोचिए कि 2030 में उस विद्यालय से 50 बच्चा निकल रहा है। 50 बच्चा में 10 को बच्चे ने इच्छा जाहिर की कि हम हायर एजुकेशन में पढ़ेंगे, पढ़ने लायक भी है ना, वो उसको हो गया। 10 को मान लेते हैं कहा कि हम शादी नहीं करेंगे, बच गया 30 में हो सकता है कुछ लड़का हो 30 लड़की हो, तो 30 को आपको बनेगा और वो बनाएंगे क्वार्टर, एक जगह पर एक जैसा क्वार्टर, वेल फर्निश्ड क्वार्टर 30 को बनाएंगे। और जिस दिन उसका फेयरवेल होगा उस दिन उस प्रत्येक को एक एक क्वार्टर का चाबी क्वार्टर नंबर के साथ उसको मिल जाएगा, अलॉट हो जाएगा, जाकर के तुम वहाँ पर रहो। तो एजुकेशन मिल गया, जो मैरिज करना चाहे मैरिज हो गया, उसको रहने के लिए घर मिल गया। अब चाहिए जॉब, तो ये रेसिडेंशियल स्कूल हुआ, ये रेसिडेंस हुआ। अब जॉब चाहिए, तो उस जॉब के लिए वहाँ पर एक वर्कशॉप है। उस विकास केंद्र में एक वर्कशॉप है। उस वर्कशॉप में वो जो 84 वो काम जो हम सिखाए हैं विद्यालय में, वो 84 काम से जो चीज़ प्रोडक्शन हो सकता है उसका वहाँ प्रोडक्शन करने का यूनिट है। वहाँ पर बड़ा बड़ा मशीन है, बड़ा जो मशीन से करने लायक है मशीन में। अब जैसे मानते हैं कि डेयरी फार्म है, गाय रखने का बात है, या एनिमल हस्बेंड्री है, या मान लेते और भी जितना तरह का काम है, या फल उत्पादन का काम है, बहुत तरह का काम है। तो रूम के भीतर होने वाला चीज़ नहीं है, लेकिन काम है। वो पूरा कैंपस ही सोच सकते हैं कि वह एक वर्कशॉप है। अब इस वर्कशॉप में कल काम खत्म हुआ, जाकर के वर्कशॉप में आप काम कीजिए। प्रत्येक आदमी को 6 घंटा काम करना है।
जो काम वो सीखा है उसी में से कोई काम करना है। अगर मानते हैं वो टीचिंग स्किल डेवलप किया तो टीचर बनेगा, 6 घंटा टीचिंग का काम करेगा। अगर मानते हैं वो ऑफिस ड्यूटी करने का काम किया तो वो काम करेगा। अगर मानते हैं कंप्यूटर में डेवलप हुआ, अपने आप को डेवलप किया तो कंप्यूटर ऑपरेटर का काम करेगा। मैंने जिस ढंग का एबिलिटी डेवलप किया है उस ढंग का बहुत तरह का काम होता है। प्रत्येक व्यक्ति को कोई न कोई काम 6 घंटा करना है, उसका मैनेजमेंट होगा जो वर्क का डिस्ट्रीब्यूशन करेगा। अब इस वर्कशॉप के साथ एक मॉड है। उस मॉड में क्या है कि उस विकास केंद्र में जितने सारे चीजों का प्रोडक्शन या निर्माण होता है वो सब का वहां पर इंस्टॉल है। सारा चीज, किसी का पर्सनल घर में नहीं रहेगा, सबका क्वार्टर है और एक बहुत बड़ा सा मॉल है, उसमें उसको वो साइंटिफिकली उसको अरेंज करेगा लोग। और वहां पर आदमी है, फिट आदमी रहेगा, 6 घंटा वहां पर भी काम करने वाला आदमी रहेगा। क्या है इन मॉल का फंक्शन? जैसे मान लेते हैं कोई बच्चा स्कूल से निकला, घर गया, कल जाएगा अपना ड्यूटी पर। तो इस जब ड्यूटी पर जाने के पहले एक बात पर आप ध्यान देंगे कि सभी बच्चे को एजुकेशन मिला, किस स्तर का एजुकेशन मिला सो आप देखिए। और वह बच्चा अपने पिता पर आश्रित होकर के एजुकेशन नहीं पाया, वह स्वतंत्र रूप से जन्म लिया और एजुकेशन स्वतंत्र रूप से पाया। समाज का वो ऋणी रहा, किसी व्यक्ति का ऋणी नहीं रहा, चाहे मेरे पिताजी रहो चाहे मेरा परिवार रहे, है ना। और इसके बाद उसको जॉब मिला, टोटल एजुकेशन, टोटल आदमी को जॉब, टोटल एम्प्लॉयमेंट। एक भी आदमी आपको अनएम्प्लॉयड नहीं रहेगा, जो आज बड़ी समस्या है। सरकार हाथ उठा दिया है कि हम नहीं दे सकेंगे, अपना व्यवस्था कीजिए, है ना। और सरकारी जॉब घटते चला जा रहा है। अब जो जिसका जो भी दोष हो, हम वो व्याख्यान में हम नहीं जाएंगे, जो किसका दोष है क्यों नहीं है, ये फिजूल का बात है। मुख्यतः यही बात हुआ है, तत्काल अब यही हो रहा है कि जॉब क्या स्कार्सिटी होने लगा और दिन ब दिन स्कार्सिटी होते चला जा रहा है ना। तो इसमें क्या हो जाएगा, प्रत्येक व्यक्ति को 6 घंटा काम करना है। और 6 घंटा जिसमें वो जाएगा काम करने के लिए, उसमें मॉल में एक थैला रख करके जाएगा और 24 घंटा में वह क्या क्या चीज़ का उपयोग करेगा वो एक लिस्ट बना करके उस मॉल में जमा कर देगा। 6 घंटा काम करके निकलेगा, उस थैला में उसको सारा चीज़ मिल जाएगा। दूध मिल जाएगा, दही मिल जाएगा, आपको चावल मिल जाएगा, बिस्कुट मिल जाएगा, सब्जी मिल जाएगा, सारा चीज़ जो एक आदमी का बनाया जाएगा, क्या कहते हैं उसको, शेड्यूल बनाया जाएगा। एक आदमी को कितनी आवश्यकता हो सकती है, उसी में थोड़ा बहुत 19-20 लेगा। ऐसा नहीं कि एक आदमी है हम कहें कि 5 किलो चावल दे दीजिए हम खाएंगे, ऐसा नहीं मिलेगा, है ना। वो होता भी नहीं। वो कल्चरल जो मानसिकता वो स्कूल में ही बच्चे में डेवलप कराने का प्रयास करेंगे कि अपनी आवश्यकता के अनुसार आप रहिए, जितना जरूरत हो, उसमें कोई लिमिटेशन नहीं है, वो जरूरत के अनुसार वो लेगा। अब वो काम करने के बाद 6 घंटा काम करके आने के बाद 18 घंटा उसका कंप्लीट फ्री समय है। कोई काम, उसको कोई चिंता ही नहीं करना। न तो आपको उसको टैक्स की चिंता करना है, न उसको बच्चे की ट्यूशन की चिंता करना है, न फीस की चिंता करना है, न बेटी के दहेज की चिंता करना है, न पढ़ाने की व्यवस्था करना है, कौन स्कूल भेजें, कहाँ भेजें, कोई चिंता नहीं। वो जो 6 घंटा ड्यूटी उसको मिला हुआ है, वो 6 घंटा ड्यूटी काम करे, बाकी सब काम रोटेशन वाइज होते रहता है। समाज में आज वैसा भी होता है, वैसा ही होता है। लेकिन वो जो पेमेंट का जो सिस्टम हमारा बना हुआ है उसी में अंतर आ जाता है। कोई ज़्यादा पेमेंट करना चाहता है, कोई कम करना चाहता है, कोई पेमेंट करने लायक है, कोई पेमेंट करने लायक नहीं है, तो वहीं पर आपको डिफरेंसेस क्रिएट हो जाता है ना। तो इसमें ऐसा कोई बात नहीं। विकसित होने का अवसर सबको मिलेगा और उपभोग करने का भी अवसर सबको मिलेगा। लेकिन उपभोग, एक आदमी को अगर बैठ करके सोचिएगा, अगर आदमी पागल अगर नहीं है तो भोजन वस्त्र के सिवा और क्या उपभोग करने का चीज रहता है, सो बताइए। कुछ भी नहीं रहता है। एक आवाज़ चाहिए, भोजन चाहिए, और भोजन का क्वालिटी जिसको जैसा रुचि है वो अपना भोजन कर सकता है, उसमें कहीं कोई मनाही नहीं। तो वो मॉल में उसको सारा चीज़ मिलेगा और उसका 6 घंटा आप काम कीजिए, दिन भर का भोजन आपको मिलेगा। जो भी चीज़ की आवश्यकता होगी, दवाई की जरूरत होगा, जो भी चीज़, एवरीथिंग, किसी चीज़ के लिए आपको पेमेंट नहीं करना है ना। और बाकी 18 घंटा समय एकदम फ्री है। अब वह व्यक्ति जो फ्री है, वह अगर अब मंदिर में पूजा करने जाता है तो उसके पूजा का जो कंसंट्रेशन होगा और अभी जो हम लोग पूजा करने जाते हैं, कितना अंतर है। अभी हम पूजा करने के लिए ईश्वर के पास जाते हैं तो यही सब चीज मांगते हैं, हमारा बेटा नौकरी दो, हमारा स्वास्थ्य दो, हमको घर बना दो, हमारा ये दे दो, वो दो। और वो सब चीज उसको ईश्वर से मांगने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी तो क्या मांगेगा? मोक्ष के सिवा और मांगने का उसके पास कुछ है ही नहीं। जो धर्म का जो वास्तविक डिमांड, जो धर्म के उद्देश्य है, सभी धर्मों का वही उद्देश्य है। तो वो रियल सेंस में आदमी धार्मिक हो पाएगा उस स्थिति में। नहीं तो उसके पहले जितना भी ये धार्मिक क्रियाकाम जो दिखाई पड़ता है ना, हमको नहीं विश्वास होता है कि लोग जानते हैं हम किस लिए धर्म कर रहे हैं। खाली दिखावा हमको दिखाई पड़ता है, खाली आडंबर दिखाई पड़ता है और कहीं कुछ दिखाई नहीं पड़ता है, क्योंकि आदमी उलझा हुआ है अपने पेट से, अपनी आवश्यकताओं में उलझा हुआ है। इसमें एक व्यक्ति 6 घंटा काम करने के बाद 18 घंटा एकदम कंप्लीट वो फ्री है।
वो भजन कर सकता है, वो कीर्तन कर सकता है, वो सत्संग कर सकता है, सब कुछ कर सकता है, उसको चिंता नहीं है, चिंता नहीं रहेगी। हाँ, फ्री होने के बाद फिर जाएगा अपना 6 घंटा फिर काम करेगा। आज ये सिस्टम से वह व्यक्ति 60 ईयर्स तक वो काम करेगा। ठीक है, 60 ईयर्स के बाद वो रिटायरमेंट का इसमें कोई नियम नहीं है। चाहे तो आप रिटायर हो सकते हैं, न चाहे तो आप काम कर सकते हैं। लेकिन अगर आप रिटायर हो जाते हैं तो भी आपको मॉल से अपनी आवश्यकता की सारी सामग्रियां आपको एकदम पूरा अधिकार के साथ मिलते रहे, जो आजकल बड़ी विकृत हो गया है कि बुढ़ापे में माँ बाप को देखने वाला कोई नहीं होता है। कहने में हमको जरा भी संकोच नहीं है, बड़ी भयावह स्थिति है। हम जिसको जो भी सभ्यता कह लें, जो भी संस्कृति कह लें, हम जितना कुछ भी अतीत पर नाच कर लें, लेकिन ये धीरे धीरे करके अभी कुछ परिवार में हुआ है और आने वाले समय में ये लगभग सब परिवार में उसे हो जाएगा। जैसे हम ही खुद हैं, हमारे माँ पिताजी बूढ़े हैं, हम यहाँ पर हैं, हम यहाँ रह करके क्या उनको हम मदद कर पा रहे हैं? कुछ भी नहीं कर पा रहे, चाहते हुए भी हम नहीं कर पा रहे, है ना। साथ में रहने के लिए तैयार नहीं है वो लोग, चूंकि जहाँ पर जन्म लिया है, जहाँ पर रहा है, सब दिन वहीं से अभ्यस्त है। तो इस तरह से एक परिवार की बात नहीं है, बहुत सारे पर ये तो गांव की घटना, ये सब बड़े बड़े शहरों में सुना करते थे। अब ये गांव घर में हो गया। मरते गांव में पेंशन उठता है, अब पेंशन उठता है, चल करके दवाई दुकान जाने लायक नहीं है। आदमी को देता है, बैठ करके देखता है कि कोई आदमी जा रहा है दवाई दुकान, तो हम देता है 10 रुपया कि हमको ये दवाई ला देना, हमको दवाई ला देना, है ना। तो ये बड़ा भयावह स्थिति है, बहुत विकृत रूप है। और इसमें क्या होगा, जो मॉल में वो बेटा पर आश्रित नहीं है, अर्थ के मामले में बेटा पर वो आश्रित नहीं है। बेटा भी जिसमें वो बनने की आवश्यकता थी वह बाप पर आश्रित नहीं है। बाप भी स्वतंत्र है, बेटा भी स्वतंत्र है। और तब जब अर्थ के कारण जो बाप बेटा में जो कल्चरल डिवेल्युएशन हुआ है, वो डिवेल्युएशन को हम रोक पाएंगे। जो आर्थिक कारण नहीं हो, मानसिक साइकोलॉजिकल हो सकता है, तो वो असेंबली हॉल हम बात करेंगे, जो वहाँ पर उसका मोटिवेशन होगा, स्कूल में उसका मोटिवेशन होगा, ताकि उस ढंग का कोई कारण नहीं है जब हमारा विद्वेष का, तो ये वो हमारा संस्कृति संरक्षित रह पाएगी। और संस्कृति संरक्षित रह पाएगी, आप या कह सकते हैं कि हम एक नई संस्कृति का विकास कर पाएंगे। तो एक हो गया आपको मॉल। तो पहला ध्यान देंगे रेसिडेंशियल स्कूल, दूसरा हो गया रेसिडेंस, तीसरा हो गया वर्कशॉप, चौथा हो गया मॉल। पांचवा है उस विकास केंद्र में एक असेंबली हॉल है। वो असेंबली हॉल इतना बड़ा होना चाहिए कि उस गांव का जितना भी एडल्ट है सब जैसे एक बार में बैठ जाए, और जितना वो साधन के अनुसार साधन संपन्न हो। अगर हमारी इच्छा है कि जिस तरह से लोकसभा है, वो लोकसभा का प्रतिरूप हर एक गाँव में, हर एक विकास केंद्र में, है ना, एकदम हूबहू वैसा ही स्ट्रक्चर, वैसा ही राउंड में टेबल, वैसा ही बैठने का जगह, है ना। आज जो उसको शासन करने वाला वैसे चेयर पर बैठे, ताकि उसको लगे भी कि हमारा समाज कुछ मूल्यवान बना है ना। या फिर एगो संविधान देख करके हम लोग असेंबली हॉल देख करके हम लोग इतराते हैं, दूसरा हर एक गाँव में वैसा असेंबली हॉल होगा। तो एक असेंबली हॉल हो इसका स्टेप, और उसी के साथ जैसे पीएमओ ऑफिस होता है, असेंबली का ऑफिस होता है, उस ढंग का बहुत तरह का ऑफिस हो, कंप्यूटराइज होगा, वो सारा सिस्टम होगा। मैंने पूरे गांव का वो क्या कहते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव हॉल होगा। ये हो गया आपको असेंबली हॉल। अब वहां पर है जो हमारा अपना कल्पना है मंगीगुम, एक शब्द गढ़े हैं मंगीगुम। मंगीगुम मतलब मंदिर, गिरजा, गुरुद्वारा और मस्जिद, ये चारों का एब्रिविएशन है, संक्षिप्त रूप है। मतलब एक ऐसा स्थापत्य कला से उसको बनाना है ताकि देखने में वह लगे कि मंदिर भी है, वह लगे कि मस्जिद भी है, वह लगे कि गुरुद्वारा भी है, वह चारों का रब्त। अब जो आदमी जो धर्म को चाहता है वो उस ढंग से साथ में बैठ करके पूजा अर्चना कर सकता है, न चाहे तो अलग अलग भी कर सकता है। धर्म बहुत आवश्यक है, उस पर किसी प्रकार का हम नहीं चाहते कि प्रतिबंध हो। जिसमें जिसकी आस्था हो, एकदम खूब इत्मीनान से उसको जिए। हम उसको पेट से ऊपर उठा दिए और उसके बाद वो खूब इत्मीनान से उस धर्म को जिए, साथ में जी सकता है, अलग रह करके भी उसको जी सकता है। साथ में जीने का शुरू में हमको लगता था कल्पना है, लेकिन यहाँ पर हम गिरिडीह में जब हैं तो यहाँ पर हम देखें कि बहुत सारा तजिया जब उठता है तो हिंदू और मुसलमान दोनों मिलकर के तजिया उठाता है। दुर्गा पूजा करता है तो हिंदू और मुसलमान दोनों मिलकर के करता है। उधर मुजफ्फरपुर साइड तरफ चले जाइए तो वहाँ पर हिंदू और मुसलमान मिलकर के छठ करता है। तो हमको बड़ी खुशी हुई, चलो हम जो सोचा करते थे वो वास्तव में एग्जिस्ट करता है, वो काल्पनिक नहीं है। हाँ, ये बात है कि उसको लोग प्रमोट नहीं किया, उसको बढ़ावा नहीं दिया लोगों ने, या कह सकते हैं कि ये राजनीतिक माहौल के चलते उसमें और थोड़ा सा दूरी लाने का लोग प्रयास किया। एगो लंगटा बाबा का यहाँ चादर चढ़ता है तो वहाँ पर भी हिंदू और मुसलमान सब चादर जाकर चढ़ाता है। तो खैर वो उपयोगी है अनुपयोगी है, वो उस पर हम नहीं बात करना चाहते, लेकिन ये लोग करते हैं। तो वो मंगीगुम ऐसा होना चाहिए, हमारा कंसेप्ट है। लेकिन इसीलिए कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, जिसको जैसी इच्छा है अपना करते रहेंगे, अपना परिवार लगातार होते रहेंगे। एक उस गांव में एक हेल्थ सेंटर भी है,
हेल्थ सेंटर मतलब कोई बीमार हो, एक डॉक्टर वहाँ पर परमानेंट रहेगा, 2 घंटा 4 घंटा समय दे एक। तो ये हो गया। आप इसमें देखे होंगे कि एक बच्चा जन्म लिया, एजुकेशन पाया, काम सीखा, घर मिला, काम करने का जगह मिला, और जहाँ पर वो जन्म लिया वहीं पर वह जीवन का अंतिम क्षण भी गुजारा अपने परिवार के बीच में, जिसमें वह मर रहा होगा, देह त्याग रहा होगा, उसमें उसका बेटा होगा उसके साथ, उसका पुतोह होगा उसके साथ, उसका नाती होगा उसके साथ, उसका पोता होगा उसके साथ। तो क्या ये स्वर्ग का मृत्यु नहीं है? स्वर्ग में लोग ऐसे ही मरता होगा अगर मरता होगा तो। और आज हम लोग कितना मुश्किल से जी रहे हैं, कितना अनिश्चितता में जीते हैं। जरूर देखने में लगता है कि हम बहुत बाहर से सुखी हैं, लेकिन भीतर मानसिक स्थिति को अगर आप देखेंगे तो आश्चर्य आपको लगेगा जो कैसे इसको हम सुख कहते हैं, है ना। तो एक हो गया आपको हेल्थ सेंटर वहां पर रहेगा, तो एजुकेशन पाया, जीवन का अंतिम सांस हो वहीं पर रहे। अब एक क्वेश्चन आ सकता है कि जो आदमी जहां पर जन्म लिया वहीं पर रह गया, कुछ देखा नहीं। पृथ्वी पर पॉपुलेशन बढ़ते चला जा रहा है, अगर पॉपुलेशन का मैनेजमेंट नहीं कीजिएगा तो कहाँ जाएगा आदमी? सब क्या जाकर के नोएडा में ही जिएगा? सब जाकर के क्या वो सूरत में ही, कपड़ा मिल में ही सब कोई जिएगा? सब कोई कलकत्ता में ही जाकर के जिएगा? सब कोई बंगलोर में ही जाकर के जिएगा? संभव है क्या? अब कितना भयानक एक आपाधापी है। अगर मानते हैं इस तरह का सोशल सिस्टम अगर पूरे देश में हो जाए तो एक तो हो गया कि जो ये आबादी का जो अननेसेसरी जो मूवमेंट है वो मूवमेंट रुक जाएगा। वो मूवमेंट अगर रुक जाएगा तो आपको पेट्रोल का कंजम्पशन रुक जाएगा, डीजल का कंजम्पशन रुक जाएगा, एयर का पोल्यूशन हमारा रुक जाएगा। अननेसेसरी उसमें एनर्जी वेस्ट कर रहे हैं। वो जो कहते हैं नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है, वो अगर संरक्षित रहेगा तो आने वाली पीढ़ी को हमको काम देगा, और अननेसेसरी हम उसको खर्च करते चले जाते हैं। एक मामूली सा एग्जाम्पल आप देख सकते हैं कि किसी स्कूल में मानते हैं 4000 बच्चा है। अब 4000 बच्चे को 4000 गार्जियन 4000 बाइक में चढ़ा करके ले जाता है। और जबकि ये रेसिडेंशियल सिस्टम होगा तो वो पोल्यूशन रुक जाएगा, वो कंजम्पशन रुक जाएगा, और अननेसेसरी एफर्ट रुक जाएगा। बहुत सारा तो हर जगह पर अगर इस ढंग का सिस्टम हो जाएगा तो बहुत मैंने रिड्यूस कर सकेंगे, पोल्यूशन को रिड्यूस कर सकेंगे, नेचुरल रिसोर्सेज को हम लोग बचा सकेंगे, ये इस दृष्टिकोण से। तो ये हो गया आपको पूरा सोशल सिस्टम। अब रही बात इसका, आइए आप पॉलिटिकल स्ट्रक्चर पर। हो सकता है आप अगर बोर महसूस करते हो तो थोड़ा सा कष्ट करके सुने इसको आप, है ना, और जो विचार आएगा जरूर हमसे शेयर करने की चेष्टा करेंगे यदि आवश्यक समझें, ऐसा कोई फोर्स नहीं है ना। अब रही बात जो पॉलिटिकल सिस्टम। पॉलिटिकल सिस्टम में यहाँ पर आप देखेंगे उस गांव में एक असेंबली हॉल है ना। उस असेंबली हॉल में उस गांव का जितना भी एडल्ट आदमी है सब एक जगह पर जमा होगा। जमा होकर के प्रत्यक्ष मतदान से हाथ उठा करके एक आदमी को इलेक्ट कर लेगा, जो यही उस गांव का एडमिनिस्ट्रेटिव हेड होगा। वह 1 साल के लिए चयनित करेगा। 1 साल कोई जरूरी नहीं है, लेकिन सामान्यतः 1 साल के लिए। और मानते हैं उस प्रतियोगिता में जितने 5 गो 6 गो 7 गो आदमी थे तो वो 7 गो उसका मंत्रिमंडल का सदस्य हो जाएगा, उसका सलाहकार समिति या उसके कार्य का बंटवारा करना। ऐसा नहीं कि वो फलना पार्टी का था, वो प्राइम मिनिस्टर बन गया तो दूसरा पार्टी को जीवन भर गाली देता ही रहेगा। और दूसरा पार्टी क्या कर रहा है ना, उसको हम कैसे गिरा सके, नेक्स्ट इलेक्शन में गिराएंगे। 10 तरह का तिकड़म पैसा खर्च करता है, लोगों के दिमाग को इंगेज करता है और बेवजह का समाज में कलह पैदा करता है। ऐसा नहीं, वो जो एक व्यक्ति जीता, सबसे ज्यादा वोट जिसका आया वो हो गया हेड, बाकी लोग उसका मंत्रिमंडल का हो गया, आपको सदस्य हो गया। ताकि इस सिस्टम में कोई व्यक्ति ऐसा नहीं सोचे कि हमारा जिसको हम प्रतिनिधि चुने उसको वो एडमिनिस्ट्रेशन में वो हमारा पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, हमारा भी वहाँ पर प्रतिनिधित्व है। कोई आदमी ऐसा मैंने आइसोलेशन नहीं फील कर पाएगा, है ना। तो वो एक आदमी हो गया, उसका टीम हो गया, और वो टीम उस 1 साल तक उस पूरा कैंपस का देखभाल करेगा, टोटल अधिकार के साथ मैनेज करना, वो कार्य का बंटवारा करना, कोई काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है वो देखना, कहीं पर अगर कुछ बात हुई, लड़ाई झगड़ा की बात हुई तो उसको पे फैसला करना, वो उसका सारा चीज़ का वहाँ पर काम रहेगा। एक अब जैसे मानते हैं इस तरह का विकास केंद्र एक ब्लॉक लेवल में जितना विकास केंद्र है वो सभी विकास केंद्र का हेड मिल करके ब्लॉक लेवल का एक व्यक्ति इसी ढंग से चुन लेगा, इसी पैटर्न। फिर सब ब्लॉक का हेड एक डिस्ट्रिक्ट लेवल का चुन लेगा, सब डिस्ट्रिक्ट का हेड एक स्टेट लेवल का चुनेगा, जो कह सकते हैं कि अभी के समय में चीफ मिनिस्टर के लेवल का होगा। अब सभी स्टेट का हेड एक सेंट्रल लेवल का चुन लेगा, जो प्राइम मिनिस्टर लेवल का आदमी है ना। इसका मतलब जो हमारे इस सिस्टम में जो प्राइम मिनिस्टर का जो सिलेक्शन करने में 28 वो आदमी भाग लेगा, 28 स्टेट का हेड।
ये अभी की तरह नहीं जो 1 अरब आदमी इलेक्शन में भाग लेता है और 1 अरब में 99 करोड़ आदमी नहीं जानता है जो हम किस लिए इलेक्शन दे रहे हैं, इस इलेक्शन का क्या मतलब है, उसको कोई लेना देना नहीं है। वो किस तरह से इलेक्शन का सिस्टम है, वोटिंग का क्या सिस्टम है, क्या क्या सोच करके लोग वोट देते हैं, ये किसी से छुपा हुआ अब नहीं है ना। कभी कभी तो लोग होता था कि गुप्त मतदान करता था, लेकिन आजकल तो ऐसा मीडिया हो गया है तो सब कोई बताते फिरता, हम इसको दिए, उसको दिए, उसको दिए, उसको नहीं देंगे, उसको क्यों देंगे, ये तो पूरा प्रचार करते रहता है, एकदम दिन भर करते रहता है। तो जब यही चीज लोगों को पसंद है तो फिर गुप्त मतदान क्यों? चलिए एकदम हाथ उठा करके हम कहें कि हाँ इसको हम लोग चुने, है ना। और इसमें एक फायदा और क्या है, जो प्राइम मिनिस्टर का इलेक्शन में आपको 28 आदमी भाग लेगा। वो प्राइम मिनिस्टर अगर कुछ गलती करता है तो वही 28 आदमी जब चाहेगा उसको नीचे कॉल बैक कर सकता है। ये जयप्रकाश नारायण का वो कंसेप्ट था कि राइट टू कॉल बैक, रिकॉल बैक। तो उसमें क्या था सिस्टम, उनको ये था कि एक आदमी को हम इलेक्शन में जिता देते हैं तो 5 साल तक उसके अच्छाई के साथ साथ बुराई को भी झेलना पड़ता है, जबकि आज के समय में बुराई ही ज़्यादा हो गया है, कुछ कुछ अच्छाई करता है, अधिकतर बुराई करता है, तो ये झेलना पड़ता है, पब्लिक के पास उसका कोई अधिकार नहीं है। तो इसमें एक होगा कि जब चाहेगा उसका नीचे वाला लेवल उसको कॉल कर लेगा, नीचे चीफ मिनिस्टर को कॉल करेगा तो उसको डिस्ट्रिक्ट वाला कॉल कर लेगा, नीचे डिस्ट्रिक्ट वाले को कॉल करना है तो उसको ब्लॉक वाला को कॉल कर लेगा, ब्लॉक वाले को कॉल करना है तो विकास केंद्र वाला कर लेगा, और विकास केंद्र को अगर कॉल करना है तो उसी गांव का आदमी है, जब चाहेगा तब कहेगा भाई आप तो ठीक से काम नहीं कर रहा, विश्वास प्रस्ताव ला करके वो नियम बनाएंगे। लेकिन सिस्टम यही है, मोटा मोटी यही सिस्टम है। अब रही बात जो ऐसा सिस्टम में जो हमारा देश जो इलेक्शन में जो प्रत्येक 5 साल में जो खर्च करता है, अगर सामान्य अवस्था में इलेक्शन हो जाता है तो ये खर्च से हम लोगों को मुक्ति मिल जाएगी। समाज प्रत्येक 5 साल में देखिएगा 3 महीना 4 महीना अव्यवस्थित हो जाता है, और इसमें इस सिस्टम में एकदम स्थायी सामाजिक संरचना मिलेगा। हर जगह पर लोग फिक्स्ड है, जहाँ कहीं पर किसी को बदलना हो तो उसके नीचे का आदमी बदलेगा, उसके लिए इतना हो हंगामा नहीं होगा, इतना खर्चा भी नहीं होगा, इतना परेशानी भी नहीं होगी, है ना। लेकिन काम कहीं पर इसमें बाधित नहीं होगा। तो ये हो गया आपको राजनीतिक पॉलिटिकल स्ट्रक्चर। पॉलिटिकल स्ट्रक्चर के बाद आ जाइए आप इसका इकोनॉमिक स्ट्रक्चर, आर्थिक संरचना पर। आर्थिक संरचना पर एक विकास केंद्र में सूचीगा, ये तो तय हो गया कि वहाँ पर एजुकेशन उसको मिल रहा है, हेल्थ उसको मिल रहा है, रहने का घर उसको मिल रहा है, सारा चीज़ उसको मिल रहा है। अब मान लेते हैं कि कोई विकास केंद्र में 1000 आदमी काम कर रहा है, 1000 की आबादी है, 1000 आदमी काम कर रहा है। सब आबादी काम नहीं करता, कुछ एजुकेशन में भी लगा हुआ है, बाकी जो 18 साल के ऊपर है 1000 आदमी है। अब प्रत्येक आदमी का अगर मानते हैं कि दैनिक लागत अगर 200 रुपये का है, और वो अगर उसको मशीन पर काम कराने का या जो स्मार्ट वे में काम करने का जो तरीका होता है वो ट्रेनिंग दिलवाते हैं स्कूल में, जो उसकी व्यवस्था हम बताएगी स्कूल में उसको ट्रेनिंग देंगे, तो वो कम से कम 1000 रुपये का अतिरिक्त उत्पादन वो करेगा। अब उस 1000 में से अगर 1000 आदमी का प्रतिदिन का बचत 1000 रुपया है तो 365 दिन में करीब 36 करोड़ का बचत है। तो उस 36 करोड़ में हम 20% का टैक्स देंगे सरकार को, कहीं कोई खर्च नहीं है, एकदम डायरेक्ट वहाँ पर हमारा जो एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग है वहाँ से उसका बटन दबेगा और उस सेंटर में सीधा पैसा चला जाएगा। और 36 करोड़ का 20% जोड़ेंगे तो करीब 7 करोड़ के आसपास होता है, 6 करोड़ या 7 करोड़ के आसपास। 6 लाख विकास केंद्र होगा तो 42 लाख करोड़ का टैक्स हमारे सेंटर में जमा होगा, जबकि अभी सरकार करीब 15 से लेकर के 20 लाख करोड़ का टैक्स जमा करती है, और जिसमें से उसका इस्टेब्लिशमेंट कॉस्ट है 30 से 40% तक का इस्टेब्लिशमेंट कॉस्ट है। इनकम टैक्स ऑफिसर है, ऑफिस है, चार्टर्ड अकाउंटेंट है, 10 गो ऑफिस है, ये है वो है, तो गाड़ी है, घोड़ा है, बहुत तरह का मेंटेनेंस है ना। तो कहिएगा कि लोगों को रोजगार मिलता है, लेकिन उसी पैसे में से ये करता है, और सेंटर के पास जो ये पैसा जाता है उसमें पूरे देश की लाइबिलिटी उस पर है। कभी सरकार पेट का जिम्मा नहीं लेता था, लेकिन अब की सरकार तो ऐसा हो गया है कि उसको बैठा करके खिलाता है, तो कितना बड़ा जिम्मेवारी ले लिया है उसी टैक्स से, उसी उत्पादन से। और हमारा इस सिस्टम में जो 20% हम टैक्स देंगे उसको, वह 20 टैक्स में उस विकास केंद्र को सरकार से कुछ भी नहीं चाहिए, एकदम पूरा नेशनल डेवलपमेंट में उसको लगाए। अगर मानते हो 42 लाख करोड़ प्रत्येक आदमी को काम मिला हुआ है, और हमारा जीडीपी कितना गुना आगे बढ़ जाएगा जो आप कैलकुलेट कर सकते हैं। हम इकोनॉमिस्ट नहीं है, लेकिन अगर इस पैटर्न में हमारा बढ़ता है तो जीडीपी हमारा बहुत ज़्यादा बढ़ेगा और बहुत ज़्यादा राष्ट्रीय बचत होगी। और जिस राष्ट्रीय को हमारे नेशनल लेवल का, इंटरनेशनल लेवल का टॉप कॉलेज नहीं है हमारे पास, टॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट नहीं है, मशीनरी बनाने का हमारे पास इंस्टीट्यूट नहीं है, बहुत सारा चीज़ नहीं है, पैसे के अभाव में, इंटेलिजेंसिया के अभाव में बहुत कुछ नहीं है, और ये सारा चीज उसमें लोग लगा करके जैसा चाहे हम लोग देश को वैसा डेवलप कर सकते हैं। अब रही बात जो वो हो गया आपको टैक्स देने के बाद, तो 36 के बाद 20% टैक्स देने के बाद जो पैसा बचा
वो पैसा उस गांव का है। वो गांव वाले लोग बैठ करके अपना जैसा जो चीज़ बनाना चाहें, जो चीज़ करना चाहें, उस पर किसी का कोई अधिकार नहीं है। एकदम उस गांव के लोगों का उत्पादन का चीज़ है, उस गांव पर उसका मालिकाना हक है। वो लोग उत्पादन करता है, जैसा चाहे कार लेना चाहे, घोड़ा लेना चाहे, गाड़ी लेना चाहे, जो इच्छा हो सबके रूम में एसी पे लगा देना चाहे एसी लगा ले। लेकिन गाड़ी घोड़ा पेट्रोल सब सिखाने से फायदा होगा, बताएंगे लोगों को कि ये सब अननेसेसरी चीज़ लेकर के क्या एयर को पोल्यूट कीजिएगा, मिट्टी को पोल्यूट कीजिएगा, पानी को पोल्यूट कीजिएगा। और यही एयर वाटर पानी को जीते हैं, इसका हम कहीं कुछ उपाय नहीं है इसके पास। कितना आदमी लोग खरीद करके हवा पी सकता है, जबकि बहुत सारा क्षेत्र में क्या क्या एयर फ्रेश तो क्या क्या आजकल डेवलप होने लगा। ये सब मार्केटिंग का सिस्टम है। तो एक तो एयर को पोल्यूट करना और फिर उसको फिल्टर करके लोगों को देना, बीच में पैसा वसूलना, तो कितना लोग इसमें पैसा दे पाएगा? और संभव है कि हर समय हम वैसा एयर लेकर के, वहाँ तो दिल्ली वगैरह में तो लोग दे रहा है कि प्रत्येक सप्ताह में कम से कम 2 घंटा या 3 घंटा वो एक्वा फ्रेश या कुछ एयर फ्रेश का करके देता है कि लेना जरूरी है, नहीं तो दवाई आपका काम नहीं करेगा। तो कहाँ हम लोग चलते चले जा रहे हैं, है ना। तो ये हो गया आपको इकोनॉमिक स्ट्रक्चर। अब रही बात जो कौन करेगा, ये काम को करने वाला कौन होगा और होगा कैसे। तो इस काम को पहले वीडियो सुनने के बाद जो कोई भी व्यक्ति को लगे कि ये काम करना चाहिए, प्रयोग के ही स्तर पर सफलता असफलता को दरकिनार करते हुए, जो नहीं ये काम हमको पसंद आया, हम लोग मिले और करें। और हमारा जैसा प्रोग्राम है कि 100 आदमी हम लोग मिले और 100 आदमी एक मिनिमम अमाउंट, एक बजट बना करके मिनिमम अमाउंट हम लोग डोनेट करें और उस अमाउंट से उस गांव का आकलन करें। ये जितना इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको डेवलप करने में क्या कॉस्ट आएगा, वो 100 आदमी उसको बियर करें। और जब ये 100 आदमी तैयार हो जाएगा तब उसको रजिस्ट्रेशन करा लेंगे, है ना। केवल एक मैंने वर्बल कमिटमेंट चाहिए, हाँ चलिए हमको पसंद है हम करेंगे। और 100 आदमी होने के बाद जब ये लिस्ट में 100 आदमी का बन जाए तब उसको रजिस्ट्रेशन करा लेंगे। रजिस्ट्रेशन कराने के बाद उस 100 आदमी में से ही किसी के एक गांव में ये काम को शुरू करेंगे। हमारा जो प्रतिनिधि होगा, हम खुद जा सकते हैं उस गांव में जाकर के उसके परिवार को, उस गांव के सभी बाल बच्चा परिवार, बूढ़ा वृद्ध जवान, सबको बैठा करके प्रोग्राम समझाएंगे। जब वो लोग कहेगा कि हाँ ये काम अच्छा है आप कीजिए, आपको हम लोग परमिशन देते हैं, है ना, तब एक जो फॉर्मल होता है उसका प्रोसेस फिर हम लोग सब मिलेंगे तो फिर बात करेंगे कैसे कैसे काम उस पर हो सकता है। अब जब ये गांव में जब ये काम शुरू हो जाएगा तो ये गांव में 36 करोड़ में जो आपको बताए 7-8 करोड़ देने के बाद जो पैसा बचेगा उसमें से नेक्स्ट जो डेवलपमेंट के लिए दूसरा विकास केंद्र बनाने के लिए उसमें से वो पैसा उसको देना पड़ेगा। ये इतना ही थोड़ा सा हम लोग देंगे कि ये रिस्ट्रिक्शन कि आपको देना है। और इस तरह से एक के बाद दूसरा, दूसरा के बाद तीसरा, तीसरा के बाद अगर एक एक करके हम लोग जनरेट करते चले जाते हैं तो 20 ईयर्स में हम 6 लाख गांव तक पहुंच जाएंगे। और 6 लाख गांव हमारा जैसा एक स्ट्रक्चर बताए उसी स्ट्रक्चर का 6 लाख गांव हमारा देश में हो जाएगा। और रही बात जो और बीच में जो एक बात हम कहना चाह रहे थे कि ये जो मान लेते हैं कि एगो पायलट प्रोजेक्ट बनाने के बाद हमको पूर्ण विश्वास है कि हम सरकार का ध्यान इसमें आकर्षित करें। और सरकार में 554 को MP है, तो एगो गांव से शुरू करने पर अगर 20 साल लगता है तो 554 MP अगर 554 जगह से अगर शुरू कर देगा तो जो 20 साल का काम है वो मुश्किल से 5 या 7 साल में खत्म हो जाएगा। और हमको लगता है कि यह आर्थिक दृष्टिकोण से कह सकते हैं कि एक अंतिम संघर्ष होगा। इसको हम लोग युद्ध नहीं कर सकते, एक विकास की प्रक्रिया है, अगर सब मिलकर के युद्ध करें। अब रही बात जो अब जैसे मानते हैं एक देश हो गया, तो जिस तरह से एक गांव से एक देश पर बढ़े उसी ढंग से एक देश से फिर दूसरे देश पर बढ़ेंगे और दूसरे देश को मिलाते हुए इस ढंग से जैसे बढ़ते चले गए उसी तरह से पूरे वर्ल्ड में छा जाना, जिसको इसलिए हम कहें रिस्ट्रक्चर ऑफ द वर्ल्ड। पूरे दुनिया का ये जो युद्ध के सामग्री बेचने का जो ये है, जो सीमा पर जो खर्च करने की बात आती है, पूरा पृथ्वी का लोग अगर सीमा पर जो खर्च करता है सुरक्षा के लिए, अगर उसको जोड़ दिया जाए तो दिखेगा इस तरह से कई को पृथ्वी बनाया जा सकता है। अगर पृथ्वी कहीं पर बिकता होता तो हमको लगता है कि कई को पृथ्वी खरीदा जा सकता है। इतना पैसा लोग खर्च करता है, किस कारण से? जो हमको आप पर विश्वास नहीं है, आपको हम पर विश्वास नहीं है। ये जो क्राइसिस ऑफ फेथ जो पूरा वर्ल्ड वाइज जो हो गया है, और ये ट्रेड के चलते ये हमारा चीज है, ये उसका चीज है, और किसको क्या लेकर के जाना है, जहां पर हम रहते हैं वो मनुष्यों के रहने लायक बन जाए, ये सबसे बड़ी उपलब्धि है। पूरा पृथ्वी बहुत बड़ी कभी थी, आज बहुत छोटी है। आज पृथ्वी बहुत छोटी है, मुट्ठी में है,
थोड़ा सा लापरवाही अगर करेगा, 2-4 आदमी का अगर कहे, 2-4 राष्ट्राध्यक्षों का अगर दिमाग खराब हो जाए तो पूरा पृथ्वी का आदमी सब कीड़ा मकोड़ा की तरह मारा जाएगा, कोई कुछ नहीं कर सकेगा। चुपचाप एकदम ईश्वर का नाम लेकर के, अल्लाह का नाम लेकर के, यीशु का नाम लेकर के सब कोई स्वर्गवासी हो जाएगा, एकदम कोई नहीं बचाएगा। तो आखिर से बचाव का क्या रास्ता हो सकता है? ये रिस्ट्रक्चरिंग कहीं पर पृथ्वी पर कोई आदमी, महात्मा गांधी कहा करते थे कि ये इसको उससे भगाओ, उससे भगाओ, ये बहुत अच्छी बात नहीं है। केवल इतना होना चाहिए कि आदमी कहीं से किसी को शोषण नहीं करे, शोषण नहीं करे, लेकिन जो जिससे सुविधा भी तो हो लोगों को, जो हम शोषित नहीं हो। शोषित होता है लोग शौक से, मजबूरी में शोषित होता है। ऐसा बात नहीं कि शोषित हो, शोषण करने वाले का शौक है, वो शोषण करता है, ये शोषित होता है, दोनों की मजबूरी है। अब जैसे अभी रोज कमेंट आता है कि बहुत सारा देश इतना युद्ध सामग्री बना लिया है जो उसको कहाँ बेचेगा, तो वो चेष्टा करते रहता है कि हम आपस में एक दूसरे को लड़ाते रहें, हम अपना युद्ध की सामग्री बेचते रहें। क्यों? लोग युद्ध सामग्री बेच करके उसका इकोनॉमी, उसका राष्ट्र का इकोनॉमी उस पर डिपेंड करता है। तो क्या विचित्र तरह का कंट्रोवर्शियल लोग सोशल सिस्टम बनाए हुए, अगर गहराई से सोचिएगा तो आपको पता चलेगा कि कितना विचित्र तरीके से हम लोग जीते। और जबकि जीने के लिए कोई चीज़ का जरूरत नहीं है, एगो कपड़ा चाहिए, वो घर चाहिए, खाने के लिए रोटी चाहिए, जो नेचुरल चीज़ है, प्रकृति से उत्पादित होता है। ये कोई बना नहीं सकता है। गेहूँ आप नहीं बना सकते, पानी आप नहीं बना सकते, वो नेचर में स्वयं बनता है। हाँ, उसको आप गंदा जरूर कर सकते हैं, उसमें जहर आप जरूर मिला सकते हैं, लेकिन बनाने की बात आई है, हवा अगर बनाने की आवश्यकता होगी तो हम हवा बना नहीं सकिएगा, गंदा तो खूब कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर के हो सकता है बहुत लंबा वीडियो हो गया होगा। अगर आपको बोर लगता होगा तो हम क्षमा चाहते हैं। ये हमारी व्यवस्था थी, जो ये जीवन का लास्ट फेज है, 20 साल 25 साल जी ले, और उस बीच में अगर एक भी पायलट प्रोजेक्ट हम बना पाते हैं तो हमारा जीवन का सपना, हमारे साथ साथ अगर आप इसको उद्देश्य बना लें तो आपके भी जीवन का सपना हो सकता है, और आने वाले समय के लिए पूरी पृथ्वी को हम एक दिशा निर्देशित कर सकते हैं। धन्यवाद।